हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है कि आज हमें पूरे फिजिक्स का रिवीजन करना है। 10th का पूरा फिजिक्स आज हम रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रोवाइडेड बाय जेके बॉस। एंड जो भी क्वेश्चन बनेंगे किसी भी कंसेप्ट के अराउंड, चाहे वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स या आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन हो, वो भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल पूरा का पूरा देखना है, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। अगर आपको अभी टाइम नहीं है इसको देखने का, जब भी आपको टाइम मिले आप इसको देख सकते हो। आप इसको पोर्शन वाइज भी देख सकते हो। जस्ट लाइक पहले आप 2 चैप्टर देखोगे, फिर जब आपको टाइम मिलेगा फिर आप पूरा चैप्टर देख सकते हो। तो इसमें मैंने टाइम स्टैम्प्स भी लगाए हुए हैं। आप कोई भी चैप्टर देख सकते हो, जो भी चैप्टर जिस भी चैप्टर में आपको कमी महसूस हो। हम इसको कम टाइम में कवर करेंगे, लेकिन सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे जो भी जेके बॉस की तरफ पूछे जा सकते हैं। मैंने इस वीडियो में इसलिए टाइम लिया हुआ है ताकि मैं सारा का सारा कवर कर सकूं। तो जब भी आपको टाइम मिले अच्छे से तभी इस वीडियो को देख लेना। अभी मतलब टाइम जाया नहीं करना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने सारा का सारा प्रिपेयर किया हुआ है तब भी इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने सब कुछ प्रिपेयर हुआ है वो इस वीडियो को 2x पे देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो को मिस नहीं करना। दिस इज द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यह मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, सभी चारों के चारों चैप्टर्स हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। मैंने भी इस वीडियो में कोई भी ब्रेक नहीं लिया हुआ है। आज आप अपना स्टेमिना चेक कर सकते हो कि आप कितने कितने घंटे या कितने टाइम तक लगातार पढ़ सकते हो। अगर आप कभी बोर भी होते हो बीच वीडियो में, वीडियो को बंद कीजिएगा। जब भी आपको टाइम मिले फिर से वही से स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, इस वीडियो को मिस नहीं करना। अगर आपने फुल प्रिपेयर भी किया हुआ है, जिसने प्रिपेयर किया वो इसको 2x पे भी देख सकता है। और अगर कोई कोई भी चैप्टर देखना चाहता है, वो नीचे टाइम सिस्टम डले हुए हैं, वो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर कर रहा हो या कोई भी चैप्टर, चारों चारों में से कोई भी कर सकता है। वो टाइम सिस्टम नीचे डले हुए हैं, वो वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लो मेरे साथ ही, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब भी आपको टाइम मिले। तो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने अभी तक 10th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। फिजिक्स के पहले चैप्टर से, दैट इज द योर लाइट एंड रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहला जो टॉपिक है दैट इज द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट है हमारे पास, या रोशनी जिसको हम कहते हैं, ये एक असल में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी ये एक्चुअली एनर्जी के पैकेट्स है जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, यानी लाइट इज अ मैटर विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जो आप आगे पढ़ोगे दैट इज द वेव। बट असल में लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, यानी जिससे हम देख सकते हैं, ऐसा सेंस जिससे हम देख सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इट प्रोपोगेट्स विथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। यानी फ्री स्पेस या वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी है? दैट इज दी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और ये किसमें ट्रेवल होती है? इन स्ट्रेट लाइन्स। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज इसको मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करता हूँ। जहां जहां पे मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, वहां पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद लाइट का पहला टॉपिक दैट इज द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? कंसिडर आप कर लेंगे एक पॉलिश्ड सरफेस। इसमें क्या होता है? अ पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। यानी अगर हमारे पास कोई एक सरफेस होगी, या जस्ट लाइक मिरर हमारे पास है, यानी एक सरफेस होगी लाइक ए मिरर, वो मैक्सिमम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, जो भी उस पे लाइट रेज फॉल करते हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पे एक रे इस पे फॉल करती है, तो वो इसको क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये क्या बनाती है? जो भी इनकमिंग रे होती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। एंड जो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से बाहर जाती है रे, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, the angle between the incident ray and the normal, that is called the angle of incidence. And the angle produced or the angle formed between the normal and reflected ray is known as angle of reflection. इसके बाद हम पहला पढ़ेंगे दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रेगुलर सरफेसेस। इंसिडेंट रे, नॉर्मल
एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। यानी इसका मतलब क्या है, पहले ला का मतलब है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और जो दूसरा ला है वो कहता है जो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है एंड ये रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, दैट इज दी 2D। जस्ट लाइक आप इसको एक बोर्ड पे बनाते हो, जस्ट लाइक यहाँ पे इस शीट पे बने हुए हैं, तो ये एक ही प्लेन में है। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इमेज। हमारे पास दो टाइप्स की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज एंड एक होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज हम किसको बोलते हैं, लाइट रेज एक्चुअली मीट, यानी रिफ्लेक्ट के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद जिसमें लाइट रेज एक्चुअली मीट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। एंड एक और प्रॉपर्टी क्या है, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी जो भी रियल इमेजेस होती है वो ऑलवेज इन्वर्ट होती है। ये पॉइंट्स याद रखना है, ये आपको बहुत काम आएंगे आगे। तो रियल इमेजेस ऐसी इमेजेस होती है जो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। ऑलवेज फॉर्म ऑन स्क्रीन लाइक रेटिना, तो ये किस पे हमेशा फॉर्म होती है, ऑलवेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, ये एक स्क्रीन पे बनती है लाइक रेटिना। हमारे पास एक स्क्रीन होता है जो कि हमारे आईज में प्रेजेंट होता है। इसके बाद वर्चुअल इमेज इसका टोटली अपोज्ड है, दैट इज द लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, इसमें एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं होती है। तो जस्ट लाइक हमने बोला अभी कि इसमें रियली जो है लाइट रेज मीट होते हैं, एक्चुअली मीट होते हैं। तो इसका जो अपोजिट आएगा, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, यानी वो हमेशा जो है स्ट्रेट अपवर्ड्स होते हैं, यानी वो इमेजेस खड़ा होती है। तो जब भी आप कोई भी इमेज देखोगे, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो कनकेव मिरर हो, अगर इमेज इन्वर्टेड होगी वो हमेशा रियल होगी, अगर इमेज इरेक्ट होगी वो हमेशा वर्चुअल होगी। इसको आप अच्छे से याद रख लेना। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ मिरर्स हमारे पास कौन कौन से, एक हमारे पास है प्लेन मिरर, एक हमारे पास होता है स्फेरिकल मिरर्स। तो प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, यानी स्ट्रेट मिरर्स होते हैं, यानी जो 2D या 3D में एग्जिस्ट करते हैं। अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, इनकी शेप जैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप होती है, जस्ट लाइक एक क्रिकेट बॉल होती है, फुटबॉल होती है, ये 3D होती है। तो इनको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, हमारे पास आती है कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन क्या होती है बाय प्लेन मिरर। तो जब इमेज जो है बनती है किसमें, प्लेन मिरर में। लेट सपोज दिस इज एन प्लेन मिरर एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इसके आगे है, तो यहाँ से एक रे यहाँ जाएगी और दूसरी रे यहाँ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी इमेज होगी, यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट नहीं करती है, तो ये वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रे यहाँ से जाती है, फिर से बैकवर्ड इसी डायरेक्शन में जाती है, और ये वाली रे इस डायरेक्शन में और रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में जाती है। अब हम इनको मीट करवाते हैं, लेकिन ये रेस एक्चुअली मीट नहीं होते हैं, तो ये कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल होगी। अगर रेस एक्चुअली मीट नहीं होती है या वर्चुअल इमेज होगी, तो वो ऑलवेज क्या होगी, वो होगी इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल फॉर्म। यहाँ पे खास बात क्या है, अगर आप प्लेन मिरर के सामने बैठोगे, मतलब जो भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आपके वॉशरूम में यूज होता है, मेनली वो यूज होता है प्लेन मिरर। तो इसमें क्या होता है, सेम साइज इमेजेस एज ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, यानी जितने साइज का एक ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की आपको इमेज देखने को मिलेगी। लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। आपने ये देखा होगा, अगर आप फ्रंट कैमरा से अपना एक फोटो लेते हो, तो उसमें इन्वर्टेड इमेज आती है, लेटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट आपको राइट दिखता है और राइट आपको लेफ्ट दिखता है। अगर अब आप क्या काम करना, आप एक, अगर आपने ये मतलब विजुअलाइज नहीं किया होगा, आप अपने सामने एक फ्रंट कैमरा ओपन करना, फिर आप राइट हैंड से कुछ काम कर लेना, फिर अगर आप उसी वीडियो को देखोगे ना, तो वो लगेगा आपको कि आप लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन ऑफ प्लेन मिरर। तो क्या होती है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्मड। इमेज इज फॉर्मड एट इक्वल डिस्टेंस इनसाइड द मिरर, यानी जितना आप मिरर से दूर बैठोगे उतनी ही आपकी इमेज भी मिरर के इनसाइड दूर होगी। जस्ट लाइक यहाँ से ये इतनी दूरी पे है ये ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज भी इतनी दूरी पे ही बनेगी और सेम साइज होगी और सेम डिस्टेंस पे होगी। इसके बाद कनकेव मिरर क्या होता है, अभी हमने देखा ये एक्चुअली होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है एक्चुअली, हम स्फेरिकल मिरर्स को ही दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज कनकेव मिरर एंड अनदर इज कन्वेक्स मिरर।
अब ये कनकेव मिरर क्या होता है? ये भी एक स्फेरिकल मिरर होता है। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inside that is faces toward the center of sphere is called a concave mirror। यानी जो इसका रिफ्लेक्टिंग साइड होगा, वो किसकी ओर होगा? वो अंदर की ओर होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, whose reflecting surface is curved inwards, यानी अंदर की साइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यहाँ से आप देख सकते हो। तो इसकी पॉलिश्ड कहाँ से होगी? इसकी पॉलिश्ड होगी आउटसाइड द मिरर। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द आउटसाइड द मिरर, इसकी पॉलिश्ड सरफेस है, और इनसाइड जो होगा ये रिफ्लेक्टिंग होगा। तो यहाँ पे हम देख देख सकते हैं, एक्चुअली एक पूरा स्फेरिकल मिरर है। जब हम इसको कट करेंगे आधे आधे मतलब इसका एक आप पोर्शन लोगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? कॉनकेव मिरर। इसके बाद कन्वेक्स मिरर क्या होता है? अब अगर बाहर की ओर क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग साइड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, एस्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व्ड आउट, यानी वो आउटसाइड होगा। आपने वहां पे देखा वो इनसाइड था, यानी मतलब इनवर्ड्स की तरफ वो क्या करता था? रिफ्लेक्ट साइड उसका था। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास है, ये मेन यहाँ पे है। तो रूल्स जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे 4 रूल्स है, इनको आप अच्छे से देख लेना, ये आपको इमेज फॉर्मेशन में बहुत काम आएंगे। पहला जो रूल नंबर 1 है, दैट इज इफ a light ray is parallel to principal axis it always passes through the focus after reflection। यानी अगर एक लाइन पैरेलल होगी, या एक लाइट रे पैरेलल होगी किसके एक्सिस? यहाँ पे हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो अगर एक लाइट रे किसके पैरेलल होगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से ये जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरा जो है, इफ ए लाइट रे इज पैरेलल, यहाँ पे ये कौन सा मिरर है? दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ ए लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। फोकस से क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, यानी ये एक्चुअली नहीं हो रहा है, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं दूसरी साइड से। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर अभी हमने जो रूल पढ़ा, इसके अपोजिट एक और रूल है। अगर अब यही से हम लाइट को कहाँ से पास कराएंगे? थ्रू दी फोकस, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? इट विल गो टू द पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे अगर हम लाइट रे को इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस यहाँ पे डालेंगे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। यानी जो हमने अभी रूल पढ़ा उसके अपोजिट ये वाला रूल है। इसके बाद एक और रूल है हमारे पास, दैट इज द रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अगर हम कोई रे थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस पे डालेंगे, तो वो इक्वल एंगल बनाएगा किसके साथ? इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है? दिस इज द पॉइंट पोल। अगर हम यहाँ से एक रे डालेंगे पोल पे, तो वो क्या सेम एंगल बनाएगी किसके साथ? जितना इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वो उतना ही एज दिस विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगर ये 45 होगा, तो ये वाला भी 45 एंगल बनाएगा। तो अगर एक और केस है, यहाँ पे अगर हम कोई रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर डालेंगे, तो वो बैक सेम पाथ पे जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। एट पोल है यहाँ पे आप देख सकते हो। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम कोई रे पोल पे डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? सेम एंगल बनाकर जाएगी किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन इन करके मिरर, मोस्ट मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने अपने गेस्ट पेपर में लिया हुआ है। पहला केस हम लेते हैं, अगर कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल पॉइंट है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो है इसके यहाँ पे हम लेंगे लाइट रेज, तो लाइट रेज यहाँ से जाएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हमने एक रूल पढ़ा, अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? दैट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन।
एक और केस यहाँ से लेंगे, जबकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो आपको पता है कि जो रेज होगी वो भी कहाँ से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी। तो यहाँ से हम एक और रे लेंगे इन्फिनिटी से, दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। तो जहां पर दो रेज मीट करती है, यहाँ पे आप देख लेना कि यहाँ पे दोनों रेस कहाँ पे मीट करती है, फोकस पे, और ये एक्चुअली मीट होती है, ये दोनों रेस एक्चुअली मीट होती है। अभी हमने देखा, अगर रेस एक्चुअल में मीट करती है उस टाइम इमेज क्या होती है, एक तो इमेज रियल होती है और इमेज इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसकी इमेज कहाँ पे बन जाएगी, ये इन दोनों ने कहाँ पे मीट किया, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे होगी, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड होगी, यानी काफी छोटी इमेज होगी। कितनी छोटी होगी, दैट इज द पॉइंट साइज। और क्या होगा इसका, इसका नेचर जो होगा दैट इज द रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं आफ्टर द इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद अगर हम देखेंगे केस नंबर 2 इसका, दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब हम इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आएंगे, टुवर्ड्स द मिरर आएंगे। अभी हमने यहाँ पे मिरर लिया था जस्ट लाइक द इन्फिनिटी, अब हम थोड़ा मिरर की ओर आएंगे, तो कहाँ पे आएंगे, या तो आप कह सकते हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या आप सीधे लिख सकते हो बियॉन्ड सी। अब जस्ट लाइक इसकी जो हाइट है दैट इज ए बी, और ये प्लेस किया गया है बियॉन्ड सी। अब हम यहाँ से दो रेज लेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। पहला रूल हमने पढ़ा था, अगर हम कोई रे पैरेलल लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। और दूसरा केस हमने पढ़ा था, अगर कोई रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होती है, तो वो कहां से बैकवर्ड जाएगी, अलोंग द सेम पाथ, यानी जहां से वो आई थी वहीं से वापस जाएगी। तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहां पे है, तो वो फोकस से ही निकलेगी, और इसकी रिफ्लेक्टेड रे अपने ही पाथ पे जाएगी। तो दोनों कहां पे मीट करेंगी, इस पॉइंट ए पे मीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश विल बी द हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो यहाँ पर इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बहुत कम है, तो ये भी छोटी इमेज बनेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे भी रेस क्या करती है, रियल में मीट करती है, एक्चुअली मीट्स। और हमें पता है कि अगर रेस एक्चुअल में मीट करती है तो इमेज का नेचर क्या होगा, एक तो रियल होगा, दूसरा इन्वर्टेड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। यहाँ पे आप देख सकते हो बिटवीन एफ एंड सी, और डिमिनिशन एक छोटी इमेज है, और क्या होगा यहाँ पे, इसका नेचर दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद हम देखेंगे एक और, अब हम और आगे आएंगे। अभी आप देख सकते हैं हम कहाँ पे थे, पहले हम थे इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे कहीं पे थे। अब हम और आगे आए, दैट इज बियॉन्ड सी। अब हम बिल्कुल सी पे आएंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। यहाँ पे आपको एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, 80% चांसेस है एमसीक्यू के। ये भी मैं आपको यही से बताता हूँ कि क्या एमसीक्यू होगा, ये मैंने रिसेंटली एमसीक्यूज में कवर किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, एग्जैक्टली एट सी। तो इसकी आप देखोगे, इसकी जो हाइट है दैट इज ए बी, इसकी हाइट है। तो हम यहाँ पे भी दो केसेस लेंगे, एक केस लेंगे दैट इज द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल गो थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और दूसरा केस लेंगे, हम कहाँ से डालेंगे, हमें पता है, अगर हम फोकस से ही अब डालेंगे, अभी हमने कहाँ से डाला, हमने ये रे डाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम डालेंगे थ्रू द फोकस। अब जब हम फोकस से डालेंगे तो वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे हमने डाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो गई फोकस से। अब हम दूसरी डालेंगे फोकस से, तो वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इंसिडेंट रे है इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, ये वाली दूसरी इंसिडेंट रे है, और इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे है, यहाँ पे। तो दोनों एक्चुअल में मीट करती है, और कहाँ पे मीट करती है, एज यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली एट सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए पॉइंट पे वो मीट करते हैं। अगर हम ए देखेंगे तो ये कहाँ पे कोइंसाइड होता है, दैट इज दी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी सी पे है, इमेज भी सी पे है। और क्या होगा, जितनी हाइट का एक ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही हाइट की आपको इमेज भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपने देखा, इमेजेस यानी जो यहाँ पे रेज होती है, रिफ्लेक्ट रेज, वो एक्चुअली में मीट होती है। और ये आपको पता है, अगर रेज एक्चुअली में मीट करेंगे तो उनका जो नेचर होगा, एक तो वो इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद
आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, इसका इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव भी सी पे है, इमेज भी सी पे है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है कहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा ताकि हमें सेम साइज की इमेज मिल जाए एज दैट ऑफ द इमेज, सॉरी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जितनी साइज का हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी साइज की इमेज हमें किस पॉइंट पे मिलेगी, जब आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हो, सी पे रखते हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हम और थोड़ा जाएंगे, पहले हम थे इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, अब सी पे पहुंच गए। अब हम कहाँ जाएंगे, दैट इज सी से थोड़ा आगे, दैट विल बी बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे when object between C and F, यानी when object is placed between C and F। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने रखा that is object is placed between C and F। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है that is AB। यहाँ से भी हम दो रेज लेंगे, एक जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन गो थ्रू द फोकस, यहाँ से इसकी रिफ्लेक्टर रे जाएगी। दूसरा केस हमें पता होता है, अगर हम कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे तो वो बैक टू वर्ड्स मीट होगी थ्रू द सेम पाथ, यानी जिस लाइन से वो आई है उसी पाथ से वो वापस जाएगी। तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम यही बनेगी, और यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। तो इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ पे होगी, दैट इज द बियॉन्ड सी, यानी सी से बाहर। तो इसकी जो इमेज होगी दैट विल बी ए डैश बी डैश। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट है दैट इज ए बी, और इमेज की हाइट ए डैश बी डैश। दोनों में आप कंपैरिजन देख सकते हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटा है, इमेज यहाँ पे आपको बड़ी मिल गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, बियॉन्ड सी, और क्या होगी, एल लार्ज, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अब एक और, रेज एक्चुअल में मीट करते हैं तो इसका जो नेचर होगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। एक और केस हमारे पास है, दैट इज केस नंबर 5। अब हम थोड़ा सा और जाएंगे, दैट इज दी एट फोकस। तो जब हम फोकस पे रखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने फोकस पे रखा, दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी। एक रे हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड वो कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू दी फोकस। दूसरा केस हम लेंगे ये वाला, अगर हम कोई रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर डालेंगे तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, अलोंग द सेम पाथ, यानी जहां से वो आई थी वहीं से वापस जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों रेज पैरेलल है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, पैरेलल है। और आपको पता है जो पैरेलल रेज होती है वो कहाँ पे मीट करती है, इन्फिनिटी पे। तो एज इन रियल वो मीट नहीं करते, अब हम ये डायरेक्ट लिखते हैं कि वो कहाँ पे मीट करेंगी, वो कहाँ पे मीट करेंगे, दैट इज एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो इमेज होगी, आप जब यहाँ पे देखो कि इन्फिनिटी पे जहाँ पे मीट करेंगी, तो इसकी जो इसका जो साइज होगा दैट विल बी एनलार्जड, हाईली एनलार्जड होगा, काफी बड़ी इमेज होगी। आप देख सकते हो खुद वो इन्फिनिटी पे जो है मीट करती है। फिर आप उसका साइज मेजर करने जाओगे कहाँ से, यहाँ से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस इमेजिनरी एक्सिस से, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आप देखोगे इसकी जो साइज ऑफ इमेज होगा वो काफी बड़ा होगा, दैट इज हाईली एनलार्जड। और यहाँ पे रियली मीट करते, दैट इज द रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला केस इसका, दैट इज द लास्ट केस ऑफ कनकेव मिरर्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। और थोड़ा जाएंगे, यानी अब हम पोल की ओर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज, यहाँ अभी हमने फोकस पे रखा था, अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बिटवीन एफ एंड पी, दिस इज द फोकस एंड पोल। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक रे ली है, यहाँ से, दैट इज द पोल पे हमने एक रे डाली है, तो वो कहाँ से जाएगी, अभी हमने बोला कि वो सेम एंगल बनाएगी। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। दूसरा केस जो होगा वो हम यहाँ से लेंगे। तो एक रे यहाँ से जाती है रिफ्लेक्ट के बाद, दूसरी यहाँ यहाँ से जाती है, तो ये दोनों रेज डाइवर्जिंग है, ये पैरेलल नहीं है। देखो, एक यहाँ से जाती है, दूसरी यहाँ से जाती है, दोनों डाइवर्जिंग है, यानी जितना ये दूर, जितना हम आगे आगे बढ़ेंगे उतना ये मतलब ज्यादा दूर जाएंगे, तो इनके मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको बैकवर्ड्स मीट करेंगे, एक्चुअल में नहीं, दिस विल नॉट बी मीट इन एक्चुअल केसेस, बट हम इसको इमेजिनरी मीट करवाएंगे इस साइड, इमेजिनरी मीट करवाएंगे। तो इसकी इमेज क्या होगी, ए डैश बी डैश। जब रेस एक्चुअल में मीट नहीं करते उस टाइम उसका नेचर क्या होगा, एक तो वर्चुअल होगा और दूसरा इरेक्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे रेस एक्चुअल में मीट नहीं करती है। और इमेज क्या होगी, एनलार्जड होगी। एंड जो इमेज कहाँ पे बन जाएगी, दैट इज द बिहाइंड द मिरर। ठीक है, वहां पे बन इन फ्रंट ऑफ मिरर, अब बन जाएगी बिहाइंड द मिरर। इसके बाद अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स।
यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान से रख लीजिएगा। पहले हम देखेंगे कहाँ पे हम यूज करेंगे इनको। हेडलाइट्स। हेडलाइट्स में हम इनको यूज करते हैं, कनकेव मिरर्स को। कनकेव मिरर्स को हम टॉर्च में यूज करते हैं, और डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं। कभी कभार आपको क्या पूछा जाता है, दैट इज द यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, आप ये लिख सकते हो। अब आपको स्पेशली पूछा जाता है यूज ऑफ कनकेव या कन्वेक्स मिरर्स, ये फॉर दैट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर्स। यहाँ पे दो ही केस है, एक होगा इन्फिनिटी पे, दूसरा कहाँ पे, क्योंकि इसका जो हर कोई पॉइंट है, चाहे वो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो इस साइड है। लेकिन यहाँ पे रेज यहाँ से आती है। एक लेंगे इन्फिनिटी वाला केस, एक लेंगे बियॉन्ड पी, यानी कहीं इन्फिनिटी और पी के दरमियान कोई भी एक पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक रे हमने ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, बट एक्चुअली नहीं, इमेजिनरी में, ठीक है। तो यहाँ से जाके जो है आगे जाएगी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा, एक रे यहाँ से आएगी, दूसरे रे यहाँ से आएगी, तो कहाँ पे मीट करेंगी, फोकस से मीट करेंगी। बट ये रेज एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, तो इसका जो नेचर होगा दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यहाँ पे क्या है, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइजर, तो काफी छोटी इमेज है, कहाँ पे बन जाएगी, फोकस पे। तो दैट विल बी द पोजिशन ऑफ इमेज इज एट फोकस एंड बिहाइंड द मिरर। इसके बाद इसका सेकंड केस एंड लास्ट केस। अब हम कोई पॉइंट लेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। तो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी और पी के दरमियान एक पॉइंट लिया, इस यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी। एक रे हम लेंगे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कहाँ से बैकवर्ड जाएगी, थ्रू द अलोंग द सेम पाथ। एक रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस, बट एक्चुअली नहीं, इमेजिनरी, तो यहाँ से जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। इनको हम मीट करवाएंगे, एक्चुअली नहीं, दे डू नॉट मीट एक्चुअली, बट अगर हम इनको ऐसे ही मीट करेंगे इमेजिनरी, तो ये यहाँ पे मीट हो जाएंगे पॉइंट ए पे। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश, यहाँ पे इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इमेज काफी छोटी है, जो डिमिनिश्ड होगी, तो इसकी जो इमेज बन जाएगी वो कहाँ पे होगी, दैट इज पी एंड एफ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कहाँ 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 रखा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। यहाँ पे हमें इमेज कहाँ पे देखने को मिली, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के इस साइड। अब हमें क्या करना है, दैट इज द, यहाँ पे इमेज क्या होगी, दैट इज द डिमिनिश्ड, और यहाँ पे एक्चुअली रेस मीट नहीं करती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स, तो कहाँ पे यूज होता है, रियर व्यू मिरर या रोड व्यू मिरर। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने रोड्स पे देखे होंगे ये वाले मिरर्स लगे हुए, या आपने गाड़ी के आगे देखा होगा, जो ड्राइवर जहाँ पे बैठा होता है वहां पे सेंटर में लगा हुआ होता है ये वाला मिरर, इसको हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर। तो इसके बाद यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। अब अगर आपको डायरेक्टली आया क्या, यानी यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, आप ये दो भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ये वाले लिख सकते हो। अगर आपको सेपरेट केस में पूछा गया, कनकेव का अलग, कन्वेक्स का अलग, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कन्वेक्स और कनकेव का मैंने अलग अलग दिखाया है। इसके बाद मिरर फार्मूला। लेकिन मिरर फार्मूला बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी एक मिरर देखेंगे, जस्ट लाइक चाहे वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो, तो ये जो पोल होता है इसको आप लोगे, जो आपका कार्टिजन प्लेन होता है, जस्ट लाइक ऐसे आपका कार्टिजन प्लेन होता है। तो ये जो ये वाला पॉइंट होता है, जिसको आप ओरिजिन बोलते हो, ओरिजिन को आप ट्रीट करोगे एज पी, ठीक है। यानी जो आपका ओरिजिन है उसको आप क्या ट्रीट करोगे, एज पी, यानी जो आपका पोल ऑफ द मिरर है उसको आप ओरिजिन ट्रीट करोगे, ठीक है। फिर अगर आप पोल के इस साइड जाओगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, इस साइड जाओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन, अपवर्ड जाओगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाओगे नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखाता हूँ कि साइन कन्वेंशन क्या है। अगर आप ये देखो, ये मैंने जो अभी बोला कि इसको आपको क्या मानना है, जो ये आपका ओरिजिन होता है कार्टेशियन सिस्टम का, इसको आपको मिरर का पोल मानना है, फिर वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो। तो अगर आप यहाँ से जाओगे तो पॉजिटिव, यहाँ से जाओगे पॉजिटिव, यहाँ से जाओगे नेगेटिव, और डाउनवर्ड जाओगे, यहाँ से अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ पे यू से हम डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस, एंड वी से कर सॉरी यू से हम डिनोट करते हैं ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। यहाँ पे आप ध्यान रख लेना, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। जो
जब भी आप कोई डिस्टेंस लोगे, चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर लोगे, या फिर आप फोकल लेंथ लोगे, या फिर आप कोई भी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट या ऑब्जेक्ट हाइट, वो कहाँ से आप मेजर करोगे? पोल से ही। सो दैट आप याद रखोगे ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। इसके बाद पहले आपको देखने को मिलेगा u, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। और इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? v, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम द पोल। इसके बाद f, डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू द पोल, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल। यानी यहाँ पे जो आपका फोकस होता है, लेट सपोज दिस इज द कन्वेक्स मिरर, इसका जो फोकस होगा वो यहाँ होगा। अगर आपको अब फोकल लेंथ मेजर करनी है तो आपको पोल से यहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है? दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सभी के सभी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। अब जो वैल्यू होगा, अब आप देखोगे जो भी आपके पास कनकेव मिरर्स है, तो उनकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा इस साइड होगी। दैट मीन्स ऑल फोकल लेंथ्स ऑफ कनकेव मिरर आर ऑलवेज नेगेटिव। ये आप अच्छे से याद रखोगे। और ऑल द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर नेगेटिव, क्योंकि हम हर कोई ऑब्जेक्ट इसी साइड प्लेस करते हैं, तो हमेशा वो नेगेटिव होगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब है जितना आपका ऑब्जेक्ट है, अब जो आपको इमेज मिल रही है, क्या वो इससे बड़ी है, क्या वो छोटी है? दिस इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। अगर छोटी होगी तो वो मतलब कम साइज होगी, उसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। अगर बराबर देखने को मिलेगी, दैट इज द सेम साइज। अगर ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज आपको देखने को मिली, दैट इज कॉल्ड द एनलार्ज्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जितनी भी आपको हाइट ऑफ इमेज होगी, उसको आपको किससे डिवाइड करना है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। यानी एच डैश यहाँ पे क्या है? दैट इज द हाइट ऑफ इमेज, एंड जो खाली एच है यहाँ पे, दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैग्निफिकेशन हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दैट मीन्स आपको पता है हम इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं? v से। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय u। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर आएगा? दैट इज m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर m पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगी? इमेज वर्चुअल होगी। अगर m नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या है? इमेज रियल होगी। यहाँ पे भी आप ये मतलब पॉइंट से यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर m लेस देन 1 होगा तो डिमिनिश्ड होगी। अगर m इक्वल टू 1 होगा तो सेम साइज होगा। अगर m ग्रेटर देन 1 होगा, यानी अगर आपको m का वैल्यू यहाँ पे आप अगर आप लोगे कि लेट सपोज द हाइट ऑफ एन इमेज इज 10 एंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5, 10 बाई 5 दैट इज 2। तो दैट इज द ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे आपको एनलार्ज्ड इमेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप फिर से देखोगे, अगर m पॉजिटिव होगा वर्चुअल प्लस रेक्ट, अगर m नेगेटिव होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास रिफ्रैक्शन, दैट इज सेकंड सेक्शन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। रिफ्रैक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। अब जो मेरे पास पढ़ते थे लास्ट ईयर, जिन्होंने भी मेरे पास 10th पढ़ा था ऑफलाइन, जिन्होंने मेरे पास पढ़ा था, उनको भी मैंने सेम एग्जांपल दी है। लेट सपोज यू आर दिस इज रोड, लेट सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन दिस रोड, बट अगर आप देखोगे इस रोड को आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज ट्रैफिक एरिया, एंड ये वाला जो पोर्शन है इसमें मतलब बहुत कम गाड़ियां चलती है। इफ यू आर रनिंग, अगर आप गाड़ी चलाते हो तो यहाँ पे आपकी स्पीड अलग होगी, और जब आप ट्रैफिक में जाओगे यहाँ पे आपकी स्पीड अलग होगी। अब यहाँ पे क्या इमेजिन करोगे आप? जब आपके पास ट्रैफिक था, जब आपके आसपास ट्रैफिक था, तो आपने अपनी स्पीड डिक्रीज की। जब आपके अराउंड कोई ट्रैफिक नहीं था, बहुत सारी कम गाड़ियां थी, बहुत कम गाड़ियां थी। अब आप लेट सपोज यहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो ही आपको ट्रैफिक नजर आएगा, तो यहाँ पे गाड़ियों की डेंसिटी बढ़ गई है। अब आप अपनी स्पीड कम करोगे। ठीक है, दैट मीन्स आपकी स्पीड को अफेक्ट हुआ किसकी वजह से? इस डेंसिटी की वजह से। यहाँ पे आप मैं सेम एग्जांपल में दूंगा। अगर यहाँ पे फ्री स्पेस है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है। अब यहाँ पे वाटर है, जब लाइट आएगी
तो यहाँ पे अपनी स्पीड से लाइट चल रही होगी, दैट इज 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड। अब जब वो लाइट इस वाटर में जाएगी, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर लूजली पैक्ड, तो वो एज कम्पेयर टू यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो एयर में पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन जो लिक्विड में होते हैं, वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं। तो वो इस पाथ को डिविएट करेंगे, यानी इसकी स्पीड को वो कम करेंगे। जस्ट लाइक दिस, आप यहाँ से चल रहे थे अपने मजे से, लेकिन जो ही आपने ट्रैफिक देखा, यू वांट टू ट्राई टेक ओवर, यानी आप ओवरटेक शुरू करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, यानी उधर उधर से जाते हो जहां से आपको जगह मिलेगी। तो यहाँ पे यही लाइट रे भी करेगी। यहाँ से मस्त चल रही थी, अपने मजे में चल रही थी, लेकिन जो ही इसको वाटर देखा, अब इसकी स्पीड को इम्पैक्ट होगा, यानी इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। अगर इसकी स्पीड डिक्रीज होगी तो इसका पाथ भी डिवेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी ये बेंड हो गई है अपने पाथ से। The phenomena of bending of light when passes through one medium to another, यानी ये पहले यहाँ पे किस मीडियम में थी, एयर मीडियम में थी, फिर किस मीडियम में गई, वाटर मीडियम में। The phenomena of bending of light when passes from one medium to another, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हाइल एंटरिंग, जब इसमें जाती है ये लाइट रे तो इसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, दैट इज दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी दो लॉज है हमारे पास, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइन सेम प्लेन। The ratio of sine of angle incidence and to the sine of angle of reflection, यहाँ पे आप देख सकते हो, this is called the angle of incidence and this is called angle of refraction। अब अगर हम लेंगे साइन ऑफ दिस एंगल टू द रेशियो साइन ऑफ दिस एंगल, यानी इस वाले एंगल को इस वाले एंगल से डिवाइड करेंगे, लेकिन साथ में क्या लेना है, साइन। जस्ट लाइक आपने पढ़ा होगा साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉट, वही वाला साइन, ठीक है। तो साइन ऑफ दिस एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, तो इसको हम बोलते हैं साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यही मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर ए गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये किसके लिए कांस्टेंट होगा, जो एक लाइट की वेवलेंथ होगी फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस law is also called as Snell's law। तो Snell's law इसका एक्चुअली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे पास है, तो उनमें से एक लॉ यही होता है, तो इसी को हम बोलते हैं Snell's law। तो Snell's law हमें क्या बोलता है, दैट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ angle of refraction is always constant for a given value of wavelength of light। तो बाकी जो है वो सेम है एज कंपेयर टू first law of reflection, incident ray, refracted ray, normal are line same plane। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक मीडियम हम लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अभी देखा था, तो ये एक मीडियम था एयर एंड ये एक मीडियम था वाटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट सपोज यहाँ पे हम एक मीडियम लेंगे ये वाला, और ये वाला एक मीडियम लेंगे ऊपर वाला, दिस इज द मीडियम 1 एंड दिस इज द मीडियम 2। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे इसकी एक स्पीड होगी, यहाँ पे इसकी दूसरी स्पीड होगी। तो अब अगर आप करते हो, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक स्पीड होगी, यहाँ पे दूसरी स्पीड होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्री स्पेस है, यहाँ पे अभी मैंने बोला कि वाटर है तो डेंस स्पेस है, तो इसकी स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ की स्पीड को या और यहाँ की स्पीड को आपस में डिवाइड कर लेना है, दिस स्पीड डिवाइड बाई दिस स्पीड। जब जो वैल्यू आपको वहां पे मिलेगा, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन is defined as the ratio of speed of light in one medium to the speed of light in the medium 2। यानी ये वाला एक मीडियम है, ये वाला दूसरा मीडियम है, यहाँ पे एक स्पीड होगी, यहाँ पे दूसरी स्पीड होगी, इस स्पीड का वैल्यू और इस स्पीड का वैल्यू आपको आपस में डिवाइड करना है। तो जो वैल्यू आपको वहां पे मिलेगा, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आप एक और डेफिनेशन देख सकते हो, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कब आती है, जब आप यहाँ पे एक मीडियम वैक्यूम लेते हो, तभी हम यूज करते हैं
यूज करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देयरफॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यानी एक मीडियम यहाँ पे वैक्यूम होगा, दूसरा कोई भी मीडियम होगा। जब हम खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी दो मीडियम लेते हैं, जस्ट लाइक वाटर एंड केरोसिन। अब जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है, यानी वैक्यूम होता है, या हम एयर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी यूज करते हैं जब हमारे पास एक मीडियम एयर होता है। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, कोई भी मीडियम हम ले सकते हैं। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम यानी स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे वैक्यूम की है, और यहाँ पे कोई मीडियम वी ए है। एंड दिस इज दी कौन सा, दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एंड दिस नोन एज रिलेटिव। तो यहाँ पे कोई मीडियम एक है, ये कोई दूसरा मीडियम है, दिस इज V1 डिवाइड बाई V2। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यहाँ से मैं दूसरा जो है एक आप हाईलाइटर सिलेक्ट करता हूँ आपके लिए। चलो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, दैट इज द एरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम केसेस जो हमने वहां पे डिस्कस किए थे। एक सेकंड। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो पहले हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन अगर हम लेंगे स्फेरिकल लेंस, अब हम दो मिरर्स को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी लेंस होगी, एक होगी कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे दूसरी लेंस कौन सी होगी, दैट इज कनकेव लेंस। जैसे कि हमने वहां पे लिया था कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। इसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड बढ़ा देता हूँ। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहला केस जो यहाँ पे हमारे पास आएगा, दैट इज द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो यहाँ पे हमें वो कहां से देखने को मिलेगी, थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। इन केस ऑफ दिस कनकेव मिरर, कनकेव सॉरी दिस इज कन्वेक्स लेंस, क्योंकि यहाँ पे इसके पॉइंट्स एजेस यहाँ पे कंबाइंड है, लेकिन यहाँ पे इसके एजेस दूर दूर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसके अभी हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, अब हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ से मैं आई थिंक दिस इज इरिटेटिंग, दूसरा सिलेक्ट करते हैं। लेट सपोज पहले या ये ठीक है, इसका थोड़ा सा साइड बढ़ा लेंगे क्योंकि फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हम दूसरा केस के यहाँ पे लेंगे, दैट इज दी ये वाला केस, एरे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अभी हमने क्या डाली थी, यहाँ पे हमने डाली थी एरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम यही से प्रिंसिपल फोकस से डालेंगे, यहाँ से हमने रे डाली, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन मिरर से, तो ये क्या जाएगी, दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमने फोकस से डाली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। अब हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम कोई रे थ्रू दी फोकस डालेंगे, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज इन केस ऑफ कनकेव लेंस। इसके बाद एरे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो वहां पे हम इसको बोलते थे पोल। अब हम यहाँ पे इसी पॉइंट को बोलेंगे, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से रे डालेंगे, तो वो डायरेक्ट चली जाएगी थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रे वापस नहीं आ रही है। तो अब हम देखेंगे इसकी जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो पहला केस लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, आई थिंक यहाँ पे हमें येलो सिलेक्ट करना चाहिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे पता है कि थोड़ा आप डिस्टर्ब होते होंगे इससे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझे। अगर हम यहाँ पे कहाँ पे पहले ये रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से रेज आ जाएंगी। तो अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो वो कहां से जाती है, दैट विल मीट एट दी प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे सभी की सभी रेस कहाँ पे मीट हो जाएंगी, फोकस पे मीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। और यहाँ पे रेस एक्चुअल में मीट करती है, तो यहाँ पे क्या है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। वहां पे हम लेते हैं कनकेव मिरर, यहाँ पे हम लेते हैं कन्वेक्स लेंस, उल्टा का उल्टा है। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ बियॉन्ड 2f। अब हम यहाँ पे इसको हम लेते हैं फोकस 1, इसको हम लेते हैं, सॉरी इसको हम लेते हैं फोकस 2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दैट इज दी, यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड 2f, यानी ये वाला 2f है, इसके यहाँ और रखेंगे हम ऑब्जेक्ट, दैट इज दी, दिस इज दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो।
तो जब एक हम रे यहाँ से लेंगे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे हम एक रे लेंगे तो वो कहाँ से जाती है, दैट इज दी थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डिविएशन। तो ये कहाँ पे मीट करती है, तो यहाँ पे मीट करती है। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ इमेज है दैट विल बी ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे क्या होगी, तो कहाँ पे बन जाएगी इमेज, दैट इज बिटवीन F2 एंड 2F2। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम 2F1 क्यों लेते, दिस इज F1। अगर हम इसी को डबल करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 2F2, जिसको हम C1 भी बोल सकते हो आप, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या होगी, डिमिनिशन होगी, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट करती है। इसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2F2, यानी एग्जैक्टली F पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ये सेम टू सेम वही केस है। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, तो यहाँ पे वही केस होगा। array which is parallel to principal axis will pass through the focus after refraction. Array which passes through the optical center gets towards the infinity without any deviation। तो दोनों रेज यहाँ पे मीट करती है, तो यहाँ ये यहाँ पे बन जाएगी हाइट ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा साइज ऑफ इमेज सेम साइज होगा। एक्चुअली में रेज मीट करती है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस इस यहाँ पे भी हमें केसेस देखने को मिलेंगे। वहां पे हमें था कनकेव, सॉरी दिस इज केस नंबर 4, मुझे लगा कि हमने कंप्लीट किया है ये वाला। केस नंबर 4 क्या है हमारे पास, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F2, यानी C और इस फोकस के दरमियान अब इमेज है, वही सेम आपको देखने को मिलेगा। एरे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after refraction। अब ये वाला एरे goes towards the infinity when passes through the pole, sorry, passes through the optical center। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इमेज जो साइज होगी दैट विल बी enlarged। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, यानी अब रियली में कहाँ पे इमेज है, दैट इज दी फोकस पे है। तो जब हम फोकस पे रखेंगे, जब हम वहां पे फोकस पे रखते थे तो कहाँ पे इमेज बनती थी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि हमें पैरालाइज देखने को पैरालाइनिस देखने को मिलती थी। दैट इज array which is parallel to principal axis passes through the focus after refraction। array अगर हम डालेंगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो कभी वापस नहीं आती है। तो दोनों पैरेलल है, पैरेलल रेज कहाँ पे मीट होती है, दैट विल मीट एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो इमेज भी होगी वो कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे। तो हाईली एनलार्ज्ड होगी, जैसे कि वहां पे मैंने बताया था रियल इन्वर्टेड, क्योंकि रियली मीट होती है। वहां पे भी एक केस हमें ऐसे ही देखने को मिलता था। ऑन दिस यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, यानी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट इज AB। यहाँ पे आप जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, सॉरी। दूसरी रे हम यहाँ से लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों रेज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रे यहाँ से जाती है, ये रे यहाँ से जाती है, दोनों डाइवर्जिंग है, यानी दोनों रेज क्या है, डाइवर्जिंग है। तो ये कभी भी मीट नहीं होंगी रियली, तो हम इनको यहाँ से मीट करवाएंगे, यानी ये रियली मीट नहीं होंगी। तो यहाँ पे इमेज क्या होगी, दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और यहाँ पे क्या इमेज होगी, दैट इज द एनलार्ज्ड। इसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास, दैट इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव। वहां पे था कनकेव एंड कन्वेक्स, यहाँ पे होता है कन्वेक्स एंड कनकेव, अपोजिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे होगा तो रेज कहाँ से आ जाएगी, इन्फिनिटी से आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो रेज केम फ्रॉम इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पे ये रियली, सॉरी, यहाँ पे रियली मीट के नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहाँ से जाएगी। फिर हम इनको यहाँ से एक्सटेंड करते हैं, रियल में नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इमेजिनरी में इनको, तो कहाँ पे मीट हो जाएंगी, F1 पे मीट हो जाएंगी। तो इमेज कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, दैट इज एट F1। तो हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी, क्योंकि रियली मीट नहीं करती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट केस है, दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड O, तो किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक किसी भी कहीं पे भी रखेंगे, तो दैट इज द सम पॉइंट यहाँ पे हम रखेंगे, दैट इज द AB विल बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। array which is parallel to principal axis passes through the focus after refraction। लेकिन यहाँ पे यहाँ से जाए, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर होता है, कौन सा, कनकेव मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता, कन सॉरी, कनकेव लेंस यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस होती है। एक और केस लेंगे यहाँ से, दैट इज दी पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे ये मीट होती है, लेकिन एक्चुअली मीट नहीं होते, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमिनिश्ड होगी। इमेज कहाँ पे देखने को मिलेगी, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद
लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होती है? लेंस वहां पे हम देख सकते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे खाली माइनस रखना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बाकी सेम है, u इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस एंड v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। दिस इज और ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वहां पे हम लेते हैं ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। f इज फोकल लेंथ, u इज ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज दी स्लाइड नंबर 42, हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन का वही किस्सा है, सेम का सेम। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस, सॉरी इमेज, सॉरी ये ठीक है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर पॉजिटिव होगा वर्चुअल होगा, अगर नेगेटिव होगा तो रियल होगी। तो एक और यहाँ पे हम देखेंगे, ये सेम है वही का, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन नहीं किया। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। यानी अगर आप किसी लेंस का फोकल लेंथ निकालते हो, अगर आप उसका रेसिप्रोकल करोगे 1 के साथ, तो जो वहां पे आपको वैल्यू देखने को मिलेगी दैट इज द पावर ऑफ लेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द फोकल लेंथ मिरर। अगर आप इसका इनवर्स लोगे तो आपको क्या मिलेगी? पावर ऑफ लेंस। लेकिन मेक श्योर कि जो आपकी फोकल लेंथ है वो आपको मीटर्स में लेनी है। अगर आपको सेंटीमीटर्स में फोकल लेंथ दी होगी तो आपको इसको सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना होगा? दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। तो अगर आप देखोगे दैट इज द 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, हमेशा जो पावर ऑफ लेंस का जो वैल्यू ऐसा यूनिट होगा दैट विल बी डायोप्टर। It is represented by letter P and it is formalized 1 by F. SI unit is diopter denoted by D, and 1D is called 1 per meter. Power of convex lens is positive, power of concave lens is negative. अगर आप में से किसी को जो है कन्वेक्स या कॉनकेव लेंस लगा के है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का केस है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास कौन सा वैल्यू, कौन से वैल्यू की लेंस होगी, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। इसके बाद फॉर्मूला शीट आप देख सकते हो, पहली फॉर्मूला क्या है? दैट इज द रेडियस ऑफ, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो किसके बराबर होता है? ट्वाइस द फोकल लेंथ। और एक और होता है स्नेल्स लॉ। सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मिरर्स के लिए, दैट इज मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज v1 बाई v2 और लेमडा 1 बाई लेमडा 2। यहाँ पे मैंने आपको बोला था खाली यहाँ पे माइनस रखना है, बाकी सेम का सेम है। मैग्निफिकेशन यहाँ पे माइनस वी बाई यू है, यहाँ पे वी बाई यू है प्लस वी बाई यू। दोनों केस में यही होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in medium, this is relative, and this is what it is called that absolute. This is absolute and this is relative. Speed of light in one medium to the ratio of speed of light in another medium. Power of lens is 1 by f। तो अगर नेट आपको निकालना, अगर बहुत सारी लेंसेज होंगी कंबाइनर, तो आप लिख सकते हो P1 प्लस P2 प्लस P3 अगर बहुत सारी लेंस होंगी। तो यहाँ पे हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, दैट अभी तक आपका थैंक यू कि आपने पहला चैप्टर कंप्लीट किया हमने सर। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई में आपको क्या पढ़ना है? दैट इज दी इट इज दी, पहले हम डिफाइन करेंगे कि ह्यूमन आई क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन। तो जो ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन आई होती है दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड sensitive organ, sensitive sense organ. It enables us to see wonderful world and colors around us। यानी हमें इससे क्या फायदा मिलता है? हम इसे अपने आसपास, जो भी हमारे आसपास एक वंडरफुल वर्ल्ड है, उसको हम देख सकते हैं। It enables us to see wonderful world and colors around us। यानी ये हमें यूज होता है, ये हमें दिखाता है कि हमारे आसपास कैसी दुनिया है। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेंगी? दीज आर सिलरी मसल्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉर्निया, एंड दिस इज नोन एज आइरिस। अभी हम इनकी फंक्शंस भी देखेंगे आगे कि इनकी क्या क्या फंक्शंस है। ये लेंस होती है, मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन आई में कौन सी लेंस होती है, दैट इज द कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ लिक्विड्स होते हैं, दैट वन, एक को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द वाइट्रस ह्यूमर। तो जहां से सिग्नल पास होती है, जब इमेज फॉर्मेशन होती है, तो ब्रेन में सिग्नल कौन पहुंचाता है? दैट इज हमारा ऑप्टिक नर्व। रेटिना होता है जहां पे हमारी इमेज बनती है, और कोराइड एक लेयर होता है इनसाइड द आई।
यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी फंक्शंस, दैट इज द लेंस, इट इज द ट्रांसपेरेंट एंड मेड ऑफ जेली लाइक मटेरियल्स। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, दैट इज द बैक सरफेस ऑफ आई, यानी बैक साइड जो होता है हमारी आई की। इसके बाद प्यूपिल क्या होता है, दैट स्मॉल होल इन द आइरिस। द कलर्ड आइरिस क्या होता है, अब द कलर्ड डायाफ्राम बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, यानी लेंस और कॉर्निया के दरमियान जो कलर डायफ्राम होता है उसको हम बोलते हैं आइरिस, और आइरिस में एक छोटा सा होल होता है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अब कॉर्निया क्या होता है, द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ आई, यानी जो आपके फ्रंट आई को कवर करता है एक स्फेरिकल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द सिलेरी मसल्स, दीज मसल्स होल्ड्स द लेंस इन पोजीशन, यानी ये एक ऐसी लेंस होती है, ये हमारे पास ऐसी लेंसेस होती है, सॉरी ये हमारे पास ऐसी मसल्स होती है जो हमारी आई लेंस को अपनी पोजीशन पे प्लेस करती है, एंड दिस plays a major role in power of accommodation, which is most important topic for this year. वाइट्रस ट्यूमर क्या होता है, द स्पेस बिटवीन आई एंड रेटिना इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड, यानी जो आई और रेटिना के दरमियान स्पेस होती है वो किससे, एक लिक्विड से फिल होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, वाइट्रस ट्यूमर। इसके बाद रेटिना क्या होता है, जहां पे इमेज बनती है, दैट इज द बैक सरफेस ऑफ आई। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, जो सिग्नल्स कैरी करता है टू द ब्रेन, यानी जो भी हम देखते हैं ये इसकी सिग्नल्स कहाँ पे भेजता है, ब्रेन के पास भेजता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज स्लाइड नंबर 51, मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सिलेरी मसल्स क्या होता है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूं फिर से, यहाँ पे आई की डायग्राम आप लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस, एंड दिस कन्वेक्स लेंस इज होल्डेड, दिस कन्वेक्स लेंस इज होल्डेड। यहाँ पे मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको अच्छे से दिखाने के लिए, क्योंकि इस साल इंपॉर्टेंट है। दूसरा कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, एंड दीज आर सीलियरी मसल्स, दीज आर सीलियरी मसल्स, दीज आर सीलियरी मसल्स। तो ये जो हमारे पास लेंस है, ये वाली लेंस, ये होल्ड होती है किससे, सिलेरी मसल्स से। अब जब इमेज दूर होगी, ये अकॉर्डिंग टू दैट, ताकि आपकी इमेज कहाँ पे बन जाए, रेटिना पे, तो ये इसको अकॉर्डिंग टू द इमेज, सॉरी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, लेट सपोज फर्स्टली ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, तो ये इमेज सॉरी अपनी लेंस को ऐसे ही प्लेस करते हैं। अब अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हम ले जाएंगे। अब ओवेस कैसे, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इमेज बनती थी, अब अगर हम दूर लेंगे तो यहाँ पे इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन ये इस लेंस को कंट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है, ताकि आपकी इमेज एग्जैक्ट यहाँ पर बने। यानी अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अपनी आंखों से दूर लेते हो या कोई ऑब्जेक्ट नजदीक लाते हो, अकॉर्डिंग टू दैट दिस सिलेरी मसल्स, दीज सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स द लेंस, ठीक है, इस लेंस को वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती है टू मेक द इमेज एट द रेटिना, ताकि वो इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे बने। वरना क्या होगा, अगर लेंस वैसे की वैसी ही रहेगी, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से आपके 3-4 स्लाइड्स यहीं पे खत्म हो जाएंगी। अगर अब हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, लेट सपोज दिस इज सम एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड ए, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है, तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली इमेज बनती है रेटिना पे। अब अगर ये सिलेरी मसल्स काम नहीं करेंगी, तो इसका मतलब क्या है, ना ये लेंस कंट्रैक्ट होगी, ना ये लेंस रिलैक्स होगी, आपने की अपनी जगह पे है। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, लेट सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ हियर, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज हियर, दैट इज कॉल्ड द ए ऑब्जेक्ट। अगर ये रिलैक्स या कंट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो इसकी इमेज भी आगे आ जाएगी, तो ये यहाँ पे बन जाता है एक और केस, दिस इज नोन एज, या तो मायोपिया जिसको हम बोलते हैं आई साइटेडनेस, यानी यहाँ पे फिर आंखों में प्रॉब्लम बन जाती है, यानी जिसकी भी सिलेरी मसल्स काम नहीं करती है उसको आई साइट होती है, फिर यहाँ पे या तो उसको मायोपिया होगा या फिर हाइपोमेट्रोपिया होगा। अब उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे एक लेंस को लगाना होगा, एक लेंस को यहाँ पे लगाना होगा। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे, वो पहले ही इस रे को जो है कंट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा, ताकि आपकी इमेज एग्जैक्ट लोकेशन पे बन जाएगी। यहाँ पे मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक और बार इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट सपोज अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, तो अगर सिलेरी मसल्स काम नहीं करती है, फिर हम इसी ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे,
अगर पहले इमेज इसकी यहाँ पे एग्जैक्टली बनती थी, अब इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, क्योंकि ये वाला काम नहीं करता है। अब ये क्या काम करता है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे, ये रिलैक्स या कंट्रैक्ट करता है ताकि इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे बन जाए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपके यहाँ पे काफी स्लाइड्स खत्म हो गई होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस सॉरी द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। तो ये इसका क्या काम होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है कि ये आई की एक एबिलिटी होती है कि वो इस फोकल लेंथ को एडजस्ट करे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, व्हेन मसल्स आर रिलैक्सड, तो अभी मैंने बोला या तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स करेंगे या कंट्रैक्ट करेंगे। अगर रिलैक्स करेंगे तो लेंस बिकम थिन, तो लेंस क्या बन जाएगी, तो वो थिन लेंस बन जाएगी, यानी पतली लेंस बन जाएगी। इससे क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, दिस एनेबल्स अस टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी जो हमारे पास नजदीक के ऑब्जेक्ट्स है, तो उस टाइम सिलेरी मसल्स रिलैक्स करती है। तो जितना हम कोई ऑब्जेक्ट आई की ओर लाएंगे, लेट सपोज दिस इज आई एंड दिस इज सम ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको आई की ओर लाएंगे तो ये लेंस क्या करती है, ये इसकी सिलेरी मसल इसको रिलैक्स करवाती है ताकि ये इमेज कहाँ पे बन जाए, रेटिना पे। इफ when the less when the muscle ciliary muscles are contracted, the lens become thick, its focal length decrease, this sorry यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा था, सॉरी सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर यहाँ पे हमें दिस इज एन आई, अगर हमें कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो ये आप अच्छे से देख रहे थे, लेकिन जो ही मैंने इसको दूर लिया, अब ये आई लेंस जो है ये रिलैक्स करेगी, ये रिलैक्स करेगी, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को दूर लिया ताकि हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने हैं, यानी दूर के ऑब्जेक्ट देखने हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये ऑब्जेक्ट दूर है, अब हमें इसको वापस से नजदीक लेना है। अब ये लेंस क्या करेंगे, वापस कंट्रैक्ट करेगी। पहले इसने रिलैक्स किया था टू सी दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, अब इसको आप इस ऑब्जेक्ट को आप नजदीक लेके आ रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को आप नजदीक लेके आ रहे हो, तो ये वापस क्या करेंगी, कंट्रैक्ट करेंगी। When muscles are contracted, the lens become thick. Its focal length decreases. It enables us to see nearby objects, जो हमारे पास नजदीक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर पॉइंट यानी फार पॉइंट, यानी जो मतलब हमारे पास कोई दूर का पॉइंट होता है, दैट इज इन्फिनिटी। तो जो काफी दूर होगा, फार पॉइंट, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। नॉर्मल आई के लिए एक फार पॉइंट कहाँ पे होता है, दैट इज एट इन्फिनिटी। द farthest point up to which a short sightedness can see clearly, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक ह्यूमन आई मैक्सिमम देख सकती है, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, या उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। तो नॉर्मल आई के लिए कहाँ पे होता है, दैट इज एट इन्फिनिटी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एल डी डी वी, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सॉरी, द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच अ लॉन्ग साइटेड कैन सी क्लियरली, यानी वो कितना नजदीक का ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा कि लेट सपोज कि एक ह्यूमन आई है, यहाँ पे एक ह्यूमन आई है या एक ह्यूमन है, ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा था। अब ये कहाँ तक इसको देख सकता है, इसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। अब अब अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को नजदीक लेकर आएंगे, कब तक इसको एक क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे जितना आप इसको नजदीक लेकर आएंगे, फिर ये ऑब्जेक्ट ब्लर होता जा रहा है। तो कहाँ तक ये जो है क्लियर हमें दिखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। और ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसको हम बोलते हैं एल डी डी वी, दैट मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कितना होगा कि एक ह्यूमन आई देख सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर करेक्शन, यानी इसके डिफेक्ट्स क्या है और इनकी जो है इसकी करेक्शन क्या है। अगर कोई डिफेक्ट होता है तो इसकी करेक्शन, तो कौन कौन सा है हमें हमारे पास, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसिबायोपिया, कैटरैक्ट, एस्टिमेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। पहला हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। अब यहाँ से आप देख लेना, यहाँ से आप याद रखो किस मायोपिया हम किसको बोलते हैं, जिसको स्कूल में बोर्ड का नहीं दिखता, यानी जिसको दूर की देखने में प्रॉब्लम होती है, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। यानी अगर कोई स्टूडेंट, यानी मैक्सिमम केसेस जो होते हैं तो वो मायोपिया के होते हैं। अगर आपके क्लासमेट में भी कोई होगा या आप खुद एक स्टूडेंट होंगे और आपको आप क्लियरली बोर्ड नहीं देख पा रहे होंगे अपनी क्लास में, स्कूल रूम्स पे, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है, दैट इज द मायोपिया। अब आप यही से याद रखोगे कि आपका कौन सा
मिरर आपको कौन सी लेंस लगेगी टू करेक्ट। तो मायोपिया का मतलब है व्हेन अ पर्सन कैन सी ए नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, वो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स अच्छे से देख सकता है, लेकिन बट ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट इमेजेस क्लियरली, वो दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। मैं खुद भी एक मायोपिक पेशेंट हूँ। मैं भी मैं भी मायोपिया से गुजर रहा हूँ, मैं भी एक मायोपिया पेशेंट हूँ। तो मुझे भी दूर का अच्छे से नहीं दिखता है। दैट मीन्स हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज द ब्लर हमें देखने को मिलता है अगर हम कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं। इमेज फॉर्म बिटवीन द रेटिना, इट इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस, यानी जो हमारे पास आईलेंस होती है तो उसमें क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर, और इसमें क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अब हम देखेंगे इसकी करेक्शन। दिस इज नॉर्मल आई। अब मायोपिक आई, इसमें क्या होता है, दैट इज दी जो यहाँ पे इमेज होती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, यानी ये हमारा रेटिना है, ये हमारा रेटिना है, दिस साइड इज नोन एज रेटिना। और यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना, सॉरी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब हमें इसको वापस ले जाना है, तो हम कौन सी लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस ट्रीट करती है एज डाइवर्जिंग लेंस, तो ये कहाँ पे फिर इमेज बन जाएगी, रेटिना पे। तो कनकेव लेंस क्या काम करता है, जो ये इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज बनती थी, ये इसको कहाँ पे ले जाती है, रेटिना पे, ताकि इमेज क्लियरली बन जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज दी हाइपरमेट्रोपिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन इसका टोटली अपोजिट हमने अभी पढ़ा था, व्हेन ए पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जब उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स अच्छे से, यानी जो जो हम पेशेंट से हमारा वो अपोजिट होगा, दैट मीन्स उसको अब दूर का अच्छे से दिखेगा, लेकिन बट ए पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, वो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स अच्छे से क्लियरली नहीं देख सकता है। तो ये किसकी वजह से होता है, डिक्रीज इन द पावर ऑफ लेंस एंड शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। अभी हमने देखा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल एंड इंक्रीज इन पावर ऑफ लेंस, यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन पावर ऑफ लेंस एंड शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। इसकी करेक्शन आप देखोगे अब, दिस इज नॉर्मल आई, सॉरी, दिस इज नॉर्मल आई, यहाँ पे आप देख सकते हो बराबर कहाँ पे इमेज बनती है, रेटिना पे। लेकिन जिसको, जो पेशेंट हाइपरमेट्रोपिया का होगा, उसको इमेज बनती है बिहाइंड द रेटिना। अब इसको कहाँ पे लेकर आना है, अगर इसको ठीक करना है तो इसको वापस रेटिना पर लेके आना है। रेटिना पर लेके आने के लिए हमें कौन सी लेंस यूज करनी पड़ेगी, दैट इज द कन्वेक्स लेंस। तो जब हम आगे कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो ये इनको कन्वर्ज करेगा पहले ही, ताकि इमेज कहाँ पे बन जाए, रेटिना पर। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट केस है, दैट इज द प्रेसिबायोपिया। तो जिसको दोनों होंगे, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच ऑकर्स ड्यू टू एजिंग, यानी जो ही मतलब कोई मतलब पर्सन होता है, जब उसकी एजिंग होती है, यानी जब उसकी एज बढ़ती जाती है, तो उस वो किसका शिकार होता है, प्रेसिबायोपिया। इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइलैंड्स, सॉरी, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइलैंड्स एंड ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, यानी इसकी सिलेरी मसल्स में क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। तो यहाँ पे हम दोनों लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स भी और कनकेव भी, ताकि ये दोनों देख सके। तो इसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों लेंस यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज दी, सॉरी, प्रेसिबायोपिया के बाद कैटरैक्ट। व्हेन ए लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, जब एक ये भी ओल्ड एज में ही होता है, जब उसकी क्या होती है, एक ओल्ड पर्सन की या एक ओल्ड मैन या वुमेन की जो लेंस होती है वो क्या होती है, वो मिल्की बन जाती है एंड क्लाउडी बन जाती है। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इस टाइम क्या होता है, इसको पूरी की पूरी जो है लाइट चली जाती है, फिर हम इसको बोलते हैं इसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो वो कब होता है, उसको क्या होती है, कौन सी डिजीज, दैट इज द कैटरैक्ट। इसके बाद कैटरैक्ट आप देख सकते हो क्या होता है इसमें, दैट ये होता है नॉर्मल आई, दिस इज द नॉर्मल आई एंड दिस इज द कैटरैक्ट आई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लाउडी आई होती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लेंस, दिस इज क्लाउडी लेंस। इसके बाद आप देख सकते हो एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, तो इसमें क्या होता है, when a person cannot focus on both when a person cannot focus on both horizontal and vertical lines and at same टाइम, सो पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इन वन प्लेन। यानी अगर हम जो हमारे पास क्या होता है, दैट इज दी, सॉरी, हमारे पास एक होता है ये, जो हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम होता है, तो वो दोनों यानी वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस सेम टाइम नहीं देख सकते हैं। तो इसको तो वो क्या देखते हैं, वो क्लियरली देख सकते हैं एक प्लेन में, या तो वर्टिकल देख सकता है
या तो वो हॉरिजॉन्टल देख सकता है। तो इसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इट इज ड्यू टू इरेगुलरिटी शेप्ड कॉर्निया और डिसऑर्टेड लेंस, यानी इसमें जो किसकी वजह से होती है, इरेगुलरिटी शेप्ड कॉर्निया, यानी इसका जो कॉर्निया होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, और इसकी लेंस जो होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है, सिलेंड्रिकल शेप्ड लेंस होती है इसमें। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो प्रिज्म क्या होता है, तो यहाँ पे मैं अगर दिखा दूं आपको, अभी ये चल नहीं रहा था, सॉरी। प्रिज्म क्या होता है, इट हैज टू ट्राइंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। तो आपने देखा होगा कि प्रिज्म समथिंग लाइक दिस होता है, सॉरी। These surfaces are inclined to each other. Monochromatic light. It एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ट्राइंगल वन। तो यहाँ पे होते हैं टू ट्राइंगुलर बेसिस, ऐसे प्रिज्म होता है। तो टू ट्राइंगुलर बेसिस होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये वाला इसके साथ कनेक्टेड होता है। अब ये वाला एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी, ये वाली दूसरी रेक्टेंगुलर शेप बनेगी, और नीचे की साइड जो होगा वो एक और रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी। तो ये वाली दूसरी होगी, और यहाँ से जो इस साइड होगी, तो यहाँ पे तीन रेक्टेंगुलर जो है लेटरल सरफेस बन जाएगी। दीज सरफेस आर इनक्लाइंड टू ईच अदर। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, इट कंटेन्स लाइट विद अ सिंगल वेवलेंथ। तो जिसकी तो इसमें कौन सी मतलब लाइट होती है जिसमें क्या होती है, एक ही लेंथ होती है, वेवलेंथ होती है, सॉरी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट रे, तो कहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, एट द सरफेस ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पे डेंस मटेरियल है, तो लाइट का पाथ जो है वो डिवेट हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे हमें क्लियर मीडियम देखने को मिलेगा, तो फिर से यहाँ पे कौन सा, फिर से डिविएशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले इसकी स्पीड मैक्सिमम थी, फिर कम हो गई ड्यू टू द डेंस मीडियम, फिर से वहां पर मैक्सिमम हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी डिविएशन इसमें आ गई। लाइट को एक्चुअली यहाँ से जाना था, यहाँ से जाना था, सॉरी यहाँ से नहीं, फिर से मैं ड्रा करके देखता हूँ। लाइट को एक्चुअली यहाँ से जाना था, दिस वाज द एक्चुअल पाथ। बट हमने देखा कि प्रिज्म से जाने के बाद इसने पाथ यहाँ से, दिस इज नोन एज डिविएशन। तो ये सारा क्या है, डिविएशन। एंगल ऑफ ए दैट यहाँ पे हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल डी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन, ये वाला एंगल। और एंगल आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो आपको पता है। एंगल आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड एंगल ई इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस इज दिस। इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कुछ रीजन्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारी रेज होती है, जस्ट लाइक एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिनको हम बोलते हैं यूवी रेज, इंफ्रारेड होती है, रडार होती है, एफएम होती है, टीवी होती है, शॉर्ट वेव होती है, या होती है एएम वेव्स। तो आपको पता है कि जो हमारी लाइट होती है वो एक्चुअली होती है वाइट लाइट। तो वाइट लाइट एक्चुअली क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, यानी वी, आप मुझे यहाँ पे देखते हैं, VIBGYOR। काफी बुरी हैंड राइटिंग है मेरी, बट यू कैन मैनेज इट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्ट्रा वायलेट रेज की जो वेव लेंथ होती है दैट इज 1 × 10⁻⁸ एंड इंफ्रारेड की जो होती है दैट इज 1 × 10⁻⁴। तो इन दो के दरमियान, यानी अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान हमारा व्हाइट रीजन जो है, जो हमारी सनलाइट होती है वो इसमें लाई करती है, जो हमें दिखती है, जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। इसकी जो क्या होती है वेवलेंथ, दैट इज 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 एंड 800। यानी इसकी जो वेवलेंथ वेरी होती है दैट इज फ्रॉम दिस 400 to 800। ठीक है। यानी 400 से पहले कौन होगी, यूवी रेज, एंड 800 के बाद कौन सी होगी, दैट इज इंफ्रारेड। डिस्पर्शन क्या होता है, जब हम एक प्रिज्म में लाइट को डालते हैं तो वो क्या करती है, वो इसको 7 कलर्स में ब्रेक करती है। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ से आपने देखा होगा कि कौन सा पाथ होता है, दैट इज दी विब गयर, लेकिन नीचे वी होता है, ऊपर आर होता है। ठीक है। इसको आप अच्छे से लिखना है, VIBGYOR। ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। यानी जब हम किसी वाइट लाइट को
प्रिज्म में पास करते हैं वो कितनी कलर्स में स्प्लिट होती है, दैट इज स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स आफ्टर पासिंग द प्रिज्म। द बैंड ऑफ 7 कलर्स, ये जो बैंड होता है 7 कलर्स का, यानी VIBGYOR, इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो लीस्ट डिवेट कौन होता है, कम डिवेट कौन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो V यहाँ पे है, R यहाँ पे, जस्ट लाइक मैंने दिखाया यहाँ पे इसने R लिया हुआ है, बट मैं आपको क्लियर विजन के लिए लेट्स सपोज कि R यहाँ पे है, दिस इज एन, ये एक बड़ा प्रिज्म है। तो लेस डिवेट कौन होता है, V, और जो मोर डिवेट होता है दैट इज द R, दैट सॉरी, R जो है लेस डिवेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम ये लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन, यहाँ पे R इतनी दूरी पर है और V इतनी दूरी पर है, दिस इज नोन एज लेस डिविएशन। रेड इज लेस डिविएटेड एंड वायलेट इज मैक्सिमम डिविएटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेव लेंथ होगी, सॉरी, जो वेव लेंथ रेड कलर की होगी वो ज्यादा होगी किससे, वायलेट से। दैट्स व्हाई रेड कलर्स आर यूज्ड इन, किसमें रेड कलर्स यूज की जाती है, दैट्स ट्रैफिक लाइट्स। तो जितनी ज्यादा डिविएशन होगी, जितनी ज्यादा डिविएशन होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी, और इसका अपोजिट, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जितनी वेवलेंथ उतनी डिविएशन कम होगी। दैट्स व्हाई जो रेड की वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तभी वो डिविएट कम करती है। इसके बाद रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट। अगर हम एक प्रिज्म लेंगे, हमें पता है एक प्रिज्म क्या करता है, दैट इज लाइट को स्प्लिट करता है इनटू 7 कलर्स। अब हम दूसरा प्रिज्म लेंगे यहाँ से, ये अब देखो ये वाला प्रिज्म स्प्लिट करता है 7 कलर्स में। अब ये वाला प्रिज्म क्या काम करेगा, ये इनको वापस कंबाइन करेगा, यानी ये वाला प्रिज्म स्प्लिट करेगा, ये वाला प्रिज्म कंबाइन करेगा। तो स्प्लिटिंग प्लस कॉम्बिनेशन, दिस इज नोन एज, देखो यहाँ पे पहले एक रही थी, यहाँ पे फिर 7 में ब्रेक हो गई, फिर 7 वापस कंबाइन होंगे, फिर एक वापस निकाल जाएगी। दिस इज नोन एज रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज recombination of light. Sir Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain स्पेक्ट्रम। तो किसने किया था, सर इसाक न्यूटन ने। इसने एक्चुअली इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, क्या ये प्रिज्म इस लाइट को बनाता है या स्प्लिट करता है। सपोज कि एक प्रिज्म है, यहाँ पे हमने देखा अभी कि ये प्रिज्म जो है ये व्हाइट लाइट को स्प्लिट करता है 7 कलर्स में। तो क्वेश्चन अराइज हुआ था, क्या ये इन व्हाइट लाइट्स को खुद बनाता है या फिर ये स्प्लिट करता है, या फिर वो सच में इनकी बनी हुई होती है। तभी इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, टू शो दैट दिस एक्सपेरिमेंट गिव एन आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स विच इज रिफ्लेक्टेड एज व्हाइट लाइट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज दी रेनबो। रेनबो क्या होता है, सेम कंसेप्ट यही यूज होता है। ए रेनबो इज फॉर्मड ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। यानी जो हमारे क्लाउडी सरफेस जो होती है, यानी क्लाउडी एरिया जो होता है, वहां पे ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनमें जो होता है यही वाइट लाइट जो करती है वो क्या करती है, डिस्पर्स करती है, डिस्पर्शन करती है। तो वहां पे रेनबो बन जाता है 7 कलर्स का। A rainbow is always formed in the direction of opposite to the sun, यानी सन के अपोजिट में ये बनता है हमेशा। सॉरी रॉन्ग पेन सिलेक्ट हो गया, हम शायद इसे लिख रहे थे, हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी आई थिंक ये वाला था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस की वजह से जो रिफ्रैक्शन पैदा होती है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ सरफेस, दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी एक ऐसी रिफ्रैक्शन जो किसकी वजह से होती है, अर्थ की सरफेस की वजह से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अर्थ, यहाँ से लाइट रेज आती है, तो यहाँ पे क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। तो जब ये रिफ्रैक्शन होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, किसकी वजह से होता है, एक्चुअली ट्विंकलिंग स्टार्स नहीं होते, यानी स्टार्स ट्विंकल नहीं करते। तो एक्चुअली क्या होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अर्थ पे एक बंदा बैठा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे अर्थ पे एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अर्थ पे एक बंदा बैठा हुआ है। तो ये किसकी ओर देख रहा है, स्टार्स की ओर। तो ये एक्चुअली स्टार एक्चुअली यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, इनकी वजह से ये लाइट डिवेट होती है। तो इसको ये स्टार यहाँ पे दिख रहा है, और जब इसमें ये डस्ट पार्टिकल्स होती है तो ये लाइट यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाती है, यानी अपने पास से कंटिन्यूस डिवाइड होती है। तो हमें लगता है कि ये यहाँ पे स्टार जो है ट्विंकल करता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैपन्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ग्रेजुअली चेंजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टार लाइट इंक्रीजेस and decreases, this causes twinkling of stars. It seems to be higher in the sky as actually they are। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी ऐसा ही केस होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक ह्यूमन आई यहाँ पे है, एक्चुअल सन यहाँ पे होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इसको कहाँ पे सन दिखता है, यहाँ पर। ठीक है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन Earth's atmosphere is not uniform, air layers has different densities and indices, refractive indices। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब लाइट स्कैटर होती है, यानी लाइट मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, मतलब जब हम कोई एक वाटर बोतल लेंगे, अब हम उसको पूरे वाटर को स्प्रिंकल करेंगे, तो वहां पे क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी वो लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब होता है, दैट इट इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग पार्टिकल्स। यानी अगर हम यहाँ से देखोगे, लाइट यहाँ से आ रही है, जब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स पे जब ये लाइट स्ट्राइक करती है, तो लाइट की डायरेक्शन वो है, वो चेंज हो जाती है यहाँ से यहाँ। तो इसको हम बोलते हैं जिगजैग पोर्शन। पार्टिकल्स लाइक एन एटम, डस्ट पार्टिकल्स, इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय किसने, रेलिग ने इसको पढ़ा था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। एक किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ, और दूसरा है साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। यानी लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी, उस पे भी वो डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। light of more sorry light of short wavelength is scattered more than the light of long wavelength। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो वहां से ऑब्वियस सी बात है, वहां पे ज्यादा होगा स्कैटर। स्मॉल पार्टिकल्स scatter light of shorter wavelength, whereas large particles scatter light of longer wavelength। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, टेंडॉल इफेक्ट क्या होता है। अगर हम यहाँ पे एक वाटर या कुछ भी लेंगे, एक बाउल लेंगे यहाँ पे, इसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, लेट्स सपोज दीज आर सम इम्प्योरिटीज इन इट। तो ये हमें कब देखने को मिलती है, जब हम इसको लाइट पास करेंगे तो हमें इसमें कुछ इम्प्योरिटीज देखने को मिलेंगी। दिस इज नोन एज टेंडॉल इफेक्ट, एंड इट इज मेनली सीन इन किन केस में, कोलाइडल सोल्यूशन में, यानी जिनमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड होती है। दिस इज नोन एज कोलाइडल सोल्यूशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम containing small suspended particles। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज स्काई बिलो। व्हाई स्काई अपीयर्स बिलो, इट इसका भी यही मेन कॉज है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन अर्थ सरफेस। ब्लू लाइट हैज शॉर्ट वेवलेंथ, दीज पार्टिकल्स हैव हायर, सॉरी हायर नहीं, स्मॉलर है, दीज पार्टिकल्स हैव स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट, दैट्स व्हाई ये बिलो होती है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक कौन सा वीडियो देखा, दैट इज द ह्यूमन आई। तो जो जो भी अभी मेरे साथ देख रहा है, उनके लिए मतलब दिल से शुक्रिया, क्यों वो इस वीडियो को मतलब सच में लग रहा है कि वो सच में ऐसे स्टूडेंट्स है जो सच में टॉप करना चाहते हैं, जो सच में पढ़ना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे पास अब एक और चैप्टर दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, एक रिवीजन करेंगे, माइंड मैप्स देंगे और फार्मूला शीट देंगे, यानी सभी के सभी फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द चार्ज एंड इफेक्ट। तो ये एक फिजिक्स का ब्रांच, ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसके लिए पढ़ते हैं, चार्जेस और एंड इट्स इफेक्ट्स। यानी जो हमारे पास चार्जेस होते हैं और उसके इफेक्ट्स होते हैं, यानी चार्ज और उस चार्ज की वजह से जो भी इफेक्ट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द चार्ज एंड इट्स इफेक्ट्स। तो पहला जो हमारे पास चार्ज होगा, दैट इज स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक चार्ज यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होगा, रेस्ट पे होगा, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। ठीक है, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट। यानी एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं, ऐसे चार्जेस को स्टडी करते हैं जो चार्जेस कहाँ पे होंगे, जो चार्जेस प्लेस होंगे रेस्ट पे। अब इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मोशन। यानी ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो किस में होंगे, जो मोशन में होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड देयर इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सॉरी ये वाला नहीं है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रो, इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब हम
असल में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहले हमने क्या देखा कि अगर एक चार्ज जो है वो रेस्ट पे होगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अगर अब यही चार्ज मूव करने लगेगा, इसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, या हम इसको बोलते हैं चार्ज इन मोशन। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, कौन सा चार्ज जो मोशन में होगा। अब चार्ज क्या है? चार्ज है a physical quantity of matter which causes it to experience a force when placed near other charged surface। यानी जब हम एक चार्जेड सरफेस को दूसरी चार्जेड सरफेस के नजदीक रखते हैं, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या तो रिपल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। जस्ट लाइक आपको पता होता है, लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट इज कूलम एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन्स को हम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि चार्ज को हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ये नहीं कर सकते इसमें आधा इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1.5 इलेक्ट्रॉन है, या तो एक होगा या दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको हम बोलते हैं चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज हम इसी को बोलते हैं। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? वन माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी दैट इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। 1 माइक्रो कूलम कितना होता है? सॉरी, इट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो कूलम, ये वाला आप देख सकते हो 10⁻6, दैट इज 10⁻, ये आप यूनिट्स, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो। मेगा कूलम, माइक्रो कूलम, या जिसको आप बोल सकते हो माइक्रो फैराड भी, ये हम कैपेसिटर्स में एक्चुअली यूज करते हैं। एक्चुअली हायर आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये सीबीएसई वालों के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या होता है? अभी मैंने बताया कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे होगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अब अगर यही चार्ज मूव करने लगेगा, यही चार्ज मूव करने लगेगा, उसको हम बोलते हैं करंट। अब कितना ये मूव करेगा टाइम के साथ साथ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये चार्ज कितना, अभी मैंने बोला अगर चार्ज कोई रेस्ट पे होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यही चार्ज कितना मूव करेगा टाइम के साथ साथ? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज एसआई यूनिट इज एम्पियर। एंड इसका जो एसआई यूनिट जो है एम्पियर है। वन चार्ज करंट किसके बराबर होता है? दैट इज कितना, देखो मैंने अभी क्या बताया आपको करंट की डेफिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज करंट। करंट का मतलब होता है कि कितने चार्जेस फ्लो होंगे, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा टाइम में। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू कितना चार्ज फ्लो होगा, आई इज इक्वल टू क्यू, सॉरी एक्चुअली मेरी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर ऑफ करंट रिप्रेजेंट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कितना होगा? 6.25 10⁻18 चार्ज कैरियर्स मूव इन 1 सेकंड। तो इतने चार्जेस करते हैं 1 सेकंड में मूव, इसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। इसके बाद हम नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट नहीं, आपको डेफिनेशन नहीं पूछ जाती है। अब एमीमीटर क्या होता है? अभी हमने करंट पढ़ा, करंट का मतलब क्या है? दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब कितना चार्ज, अब हम इसको कैसे मूव करें, अब हम इसको कैसे मेजर करेंगे? यानी मेजरमेंट, मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीमीटर। यानी हम करंट को किससे मेजर करते हैं? एमीमीटर से। जस्ट लाइक हम अपना जो है वेट किससे मेजर करते हैं? वेविंग मशीन से। और हम करंट किससे मेजर करते हैं? दैट इज नोन एज एमीमीटर। इसके बाद इसको हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी यहाँ से एक वायर, यहाँ से एक वायर, यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसको नेगेटिव टर्मिनल होगा, और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं किसको? एमीमीटर, और डिनोटेड बाय ए। अगर किसी जगह ए लिखा होगा, दैट इज एमीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, दैट इज एमीमीटर। अगर ओपन सर्किट में कैसे इसको लगाएंगे? एंड इसको हम, सॉरी, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जब जो है, यहाँ पे हमने स्विच ऑफ रखा होगा। अब क्लोज्ड किसको बोलते हैं? जिसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। एंड अनक्लोज्ड और ओपन स्विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होता है। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड स्विच, यहाँ, या क्लोज्ड सर्किट, जहाँ पे जिसमें करंट फ्लो होता है। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है, और यहाँ पे हमें एक और चार्ज है। अब हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है, ठीक है। हमें कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी एक चार्ज को दूसरे पॉइंट पे लाने तक?
This is known as potential difference. Work done on a unit positive charge from one point to another. यानी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक हमें कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी, दिस इज नोन एज चार्ज, सॉरी दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है, इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। इट इज नोटेड बाय, अभी मैंने बोला कि हमें कितनी वर्क करनी पड़ेगी, दिस इज चार्ज, दिस इज अनदर चार्ज। हमें इसको यहाँ से यहाँ लाना है, तो हमें कितनी वर्क लगेगी कि इस चार्ज को मूव करने में, दैट इज वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज। तो इस चार्ज होगा, ये क्यू होगा। इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हमें कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी टू मूव ए टेस्ट चार्ज, या कोई भी चार्ज अगर हमें मूव करना होगा तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे इस पॉइंट पे, अगर दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड एज वी बी माइनस वी ए। तो ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद वोल्टीमीटर क्या होता है, तो अभी हमने देखा कि करंट को मेजर करने के लिए हमें होता है एमीमीटर, एंड वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें होता है दैट इज द वोल्टीमीटर। ठीक है, ये हमेशा कहाँ पे किस में जो कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। दैट मीन्स ये एक करंट, ये एक वायर होगी, ये दूसरी वायर होगी, और यहाँ से लेट सपोज दिस इज दी, यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ, दिस इज वन वायर, दिस इज अनदर वायर। यहाँ पे इसको डायरेक्टली जो है कनेक्ट किया जाता है, दिस इज नोन एज व्हेन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल। तो इसको ऑलवेज किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में, एंड एमीमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू सीरीज। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, the water flows from higher level to lower level, like जैसा कि आपको पता है, अगर इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, तो अगर हम इस यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो पानी कहाँ से जाएगा, ए टू बी। देयरफॉर वाटर कहाँ से जाएगा, हाई लेवल से लो लेवल। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कॉल्ड हायर पोटेंशियल, जो बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, एंड नेगेटिव इज नोन एज लोअर पोटेंशियल। दिस इज हायर पोटेंशियल and this is lower potential and negative terminal. Similarly, the direction of current is from higher potential to lower potential. तो जो बैटरी में भी फ्लो होता है दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके बाद एक और है हमारे पास, दैट इज कन्वेंशनल सिंबल। यहाँ पे आप इसको खुद से ध्यान रख लीजिए। बैटरीज को हम कैसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल, प्लग की, एंड दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज, जब डॉट होगा बीच में। जब वायर्स को जॉइंट दिखाना होगा ये वाला, तो वायर्स क्रॉसिंग, जब हमें मतलब यहाँ से एक वायर है लेकिन विदाउट क्रॉसिंग, मतलब इनको हमें खुद से ज्वाइन नहीं करना है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे शो करते हैं, बल्ब को ऐसे शो करते हैं, दिस इज रेजिस्टर, दिस इज रिहोस्टेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज रिहोस्टेट, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था दिस इज एमीमीटर, दिस इज अगर बीच में लिखा होगा वी, दैट इज वोल्टीमीटर, एंड दिस इज लास्ट वाला फ्यूज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज वोल्टी एमीमीटर क्लोज इन सीरीज, दिस इज वोल्टीमीटर क्लोज इन पैरेलल, एंड दिस इज रेजिस्टर, दिस इज बैटरी, एंड यहाँ पे क्या है, दैट इज क्लोज्ड स्विच। यहाँ पे हम एक देखेंगे फिर से क्या है, दैट इज ओहम्स लॉ, मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इसका मतलब है जितनी हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना करंट इंक्रीज होगा, यानी जितना हम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना करंट इंक्रीज होगा। देयरफॉर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन वोल्टेज और करंट को फ्लो होने में हमें यूज होते हैं वायर्स, उनमें कुछ रेजिस्टेंस होती है, फिर हाई या लो रेजिस्टेंस, यानी जो अपोज करती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कहता है ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, the electric current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, provided the physical conditions like temperature, pressure do not change. V is directly proportional to I. लेकिन यहाँ पे एक और क्वांटिटी आती है दैट इज रेजिस्टेंस, जो इस करंट के फ्लो को अपोज करता है। यहाँ पे अगर ये करंट फ्लो होता है तो इस फ्लो को ये अपोज करता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तभी वोल्टेज और करंट के दरमियान एक और अनदर क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। हर किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी, यानी हर किसी मटेरियल में रेजिस्टेंस होती है, अब ज्यादा या कम पे डिपेंड करता है।
तो रेजिस्टेंस को आप कैसे लिख सकते हो? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ इट इट अपोज द फ्लो इलेक्ट्रॉन। यानी अगर कोई अभी मैंने बताया अगर एक कंडक्टर है यहाँ से यहाँ तक, इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड्स, तो अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इस फ्लो ऑफ करंट को ऐसा एक वर्च्यू होता है जो इसको अपोज करेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम एंड इट्स, अभी आपने देखा कि V इज इक्वल टू, यानी अभी आपने देखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो R आ जाएगा, जो कि मैंने अभी बताया रेजिस्टेंस, तो V आ जाएगा बराबर I R। अगर हम R को निकालेंगे I डिवाइड हो जाएगा, दैट इज देयरफॉर R इज इक्वल टू V बाई I। यहाँ पे आप इसका ऐसा यूनिट दूसरा भी लिख सकते हो, इसका वोल्ट होता है ऐसा यूनिट, इसका एम्पियर होता है, देयरफॉर वोल्ट पर एम्पियर भी इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा। एंड इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओम। एक और हमारे पास दैट इज ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ के लिए हमें इसको जो है प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में I है और इस डायरेक्शन में V है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना I बढ़ रहा है उतना V भी बढ़ रहा है, जितना I बढ़ रहा है उतना V भी बढ़ रहा है, तो ग्राफ क्या होगा? दैट इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आप कर सकते हो I2 माइनस I1 या V2 माइनस V1। यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा V बाई डेल्टा I, यानी V2 माइनस V1, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर करंट माइनस लोअर करंट। इनको आप डिवाइड करोगे तो ये आपको इसका स्लोप दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन अफेक्ट करता है? तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी ज्यादा लंबाई होगी वायर की, उतना उतनी ज्यादा क्या है? रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वायर की लेंथ L1 है, इस वायर की लेंथ L2 है। ये छोटी लेंथ है, कम रेजिस्टेंस होगी, ये ज्यादा लेंथ है, ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। एरिया, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितना कम एरिया होगा उतना जो है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दिस इज, बट ये वाला कौन सा एरिया? दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिससे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मोटी वायर है, एक मोटी वायर है एंड ये पतली वायर है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, एंड जितना कम एरिया होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये इसी के रिलेटेड है। यहाँ पे आप एक और डिनोट करते हो, दैट इज जहाँ पे आप देख सकते हो, अभी आपने देखा रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ, जितनी लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जितना एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। देयरफॉर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाय A। इसको हम, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम एक और क्वांटिटी से रिप्लेस करेंगे, दिस नोन एज रेजिस्टिविटी। देयरफॉर R इज इक्वल टू रो L बाय A एंड दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एक सेकंड, ये भी हमने पढ़ा, ये भी हमने पढ़ा एंड ये वाला भी पढ़ा था, एंड अब हमें ये वाला पढ़ना है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी हमने देखा R इज इक्वल टू रो बाई रो L बाई A। अगर अब इस लेंथ, एक वायर है हमारे पास, उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी? R इज इक्वल टू रो 1/1, क्योंकि लेंथ भी 1 एरिया भी 1, तो R किसके बराबर आएगा? रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। इट इज SI यूनिट इज ओम पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो R इज 1 पे कितना होता है? ये रेजिस्टेंस के बराबर होता है। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे लाओगे, ठीक है, और इस R को नीचे लाओगे, तो रो आपको बन जाएगा रो इज इक्वल टू RL/A। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू है रेजिस्टिविटी का, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो। ये डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी है, किसकी कितनी रेजिस्टिविटी है। अब ये देख सकते हो आप रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे वोल्टेज सेम रहती है, तो यहाँ पे क्या ड्रॉप होगा? देयरफॉर यहाँ पे आप देख सकते हो maximum effective resistance, two or more resistors are connected end to end, current remains constant but voltage varies। सॉरी, यहाँ पे आपने यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर हुआ है, यहाँ पे V1 V2 V3 है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर पैरेलल में हम इन्हीं को जोड़ेंगे R1 R2 R3, तो यहाँ पे आप देख सकते हो V सेम I यहाँ पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आपको देखने को मिलेगी? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट बट करंट वेरीज। इसके बाद हीटिंग इफेक्ट क्या होता है?
अब अगर आपको पता होगा, अगर आपके पास कोई हीटिंग एलिमेंट है, जितना हम इसमें करंट ज़्यादा देंगे उतनी हीट आ जाएगी, ठीक है? जितनी ज़्यादा देर तक हम करंट देंगे उतनी ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये हमें क्या बोलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू, व्हेन ए करंट फ्लोज द इलेक्ट्रॉन मूव, व्हेन दे मूव दे कोलाइड विद ईच अदर, व्हेन दे कोलाइड हीट इज प्रोड्यूस्ड। यानी जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, एच इज कॉल्ड आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज ऐसा यूनिट इज जूल। एच इज कॉल्ड वी आई टी भी आप लिख सकते हो, एच इज कॉल्ड आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हो, एच इज कॉल्ड वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी लिख सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज दी पार्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये आप छोड़ सकते हो, ये थोड़ा सा आयरन का थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये आप छोड़ सकते हो ये वाला। इसके बाद प्रैक्टिकल एक और है यहाँ पे टंगस्टन, यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये भी आप आई थिंक छोड़ सकते हो क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों आपका टाइम ज़ाया करेंगे। इसके बाद ये भी आप छोड़ सकते हो, ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड। यानी हम किस रेट पे हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं। जैसे आप अपने घर में यूज करते हो, यानी कितनी एनर्जी आप यूज करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम बोलते हैं पावर। टाइम के साथ यानी कितने टाइम में आप कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करोगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। इट इज एसआई यूनिट इज वाट, एंड पावर इट इज जो एसआई यूनिट इसके एक इसके बराबर होगा, दैट इज वी इंटू आई, या आई स्क्वायर इंटू आर, या वी स्क्वायर बाई आर। वन हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट से आप अच्छे से याद रखना है, इस पे एक न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा। कमर्शियल यूनिट या 1 किलो वाट पर आवर, दैट इज 3.6 × 10⁻6 जूल्स। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला। टोटल फार्मूला क्या है, डिस्क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वी इज इक्वल टू पोटेंशियल, यानी कितना वर्क डन लगेगा चार्ज को मूव करने में, वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू एल बाई ए, स्लोप होता है बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, स्लोप होता है बराबर आर। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके बाद पावर होता है E बाई टी, या E इज इक्वल टू P इंटू टी। P होता है बराबर V इंटू आई, यहाँ पे आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू V आई टी। P इज कॉल्ड आई स्क्वायर इंटू आर, या आप लिख सकते हो E इज कॉल्ड आई स्क्वायर आर टी, या आप ये भी लिख सकते हो P इज कॉल्ड वी स्क्वायर बाई आर, या E इज कॉल्ड वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये एक्चुअली जूल्स इफेक्ट है, ये वाला हीटिंग इफेक्ट है, कितनी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। यानी एच इज कॉल्ड आई स्क्वायर आर टी, एच इज कॉल्ड वी आई टी, जो मैंने यहाँ पे भी दिखाया था, अभी यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है। यानी एच के बदले आप ई को यहाँ पे रिप्लेस कर लेना। ऐसा यूनिट्स, करंट का एम्पेयर होता है, तो यहाँ पे चार्ज का कूलम होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, पावर का वाट होता है, और रेजिस्टिविटी का ओम पर मीटर, रेजिस्टेंस का ओम, लेंथ का मीटर, और एरिया का मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर स्क्वायर। थैंक यू सो मच। अभी हमने तीसरा चैप्टर कंप्लीट किया, दिस इज दी, यहाँ तक हमारा था कौन सा, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। अब हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको हम ज़्यादा इसमें हम क्या दिखाएंगे, दैट इज यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका आता है, दैट इज द ओरेस्ट एक्सपेरिमेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर हम यहाँ से कोई करंट फ्लो होता है, लेट सपोज यहाँ से करंट फ्लो होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ साइड में, पहले यहाँ से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ओरेस्ट एक साइंटिस्ट था, उसने यहाँ पे एक नीडल को रखा था, ठीक है। तो जब करंट इसमें फ्लो हो रहा था, दिस इज नीडल, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा था, ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, या तो इन टुवर्ड्स या फिर बियॉन्ड। तो द नीडल गेट्स, तो इन शॉर्ट जब भी करंट फ्लो होता है एक कंडक्टर में, जो इसकी साइड में नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। किस डायरेक्शन में नीडल डिफ्लेक्ट होते है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो नीडल डिफ्लेक्ट होती है। The needle gets deflected. It means the electric current through copper wire has produced a magnetic effect. Electricity and magnetism link each other. यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और अब हमें यहाँ पे पता लग गया है कि
यहाँ पे जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इस वायर और इसके दरमियान, इस नीडल के दरमियान कुछ ना कुछ होता है जो इसको डिफ्लेक्ट करवाता है। दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नीडल डिफ्लेक्ट होती है। देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड ईच अदर। दैट्स व्हाई वी आर dealing with the chapter known as magnetic effects of electric current. Magnetic field, the area around a magnet in which the other magnet feels force of attraction or repulsion. Like poles repel, unlike poles attract. ये आपने सुना होगा बचपन से। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक मैग्नेट है हमारे पास। तो यहाँ पे आउटसाइड द मैग्नेट, ये ज्यादा याद रखना, आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेट डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। यहाँ पे प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। लाइन इज ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ। ठीक है, lines are closed curves, they never intersect each other, they are crowded near the poles where magnetic field is strong. The tangent at any point on the magnetic field given the direction of magnetic field. यानी यहाँ पे अभी अगर आपने अभी देखा होगा, सॉरी, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये इसका डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन होगी। लेट सपोज यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये इसकी डायरेक्शन, सॉरी ये वाली नहीं। तो अगर हम यहाँ पे एक जो है, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे पोल्स पे, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ज्यादा लाइंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है और ये कर्व्स बनाते हैं। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। तो अगर यहाँ से करंट डायरेक्शन ये वाली है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक, सॉरी दिस इज नीडल। तो पहले अगर हम करंट डायरेक्शन लेंगे तो या तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी या तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। If current flows from south to north, the north pole of compass needle would move west। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्नो रूल। इफ करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अब इसका अपोजिट है, द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल वुड मूव टुवर्ड्स ईस्ट। यानी जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो कहाँ की ओर जाएगा, ईस्ट की ओर जाएगा। कब ईस्ट की ओर जाएगा, जब करंट कहाँ से फ्लो होगा, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे आप डायग्राम यहाँ पे गिवन है, यानी ईस्ट की ओर जाता है, ईस्ट यहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा, वेस्ट की ओर, अगर नॉर्थ, अगर यहाँ पे साउथ नॉर्थ होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक वायर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको आपको अपने हाथ में लेना है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने इसको अपने हाथ में लिया। ठीक है, तो जो आपका थंब है वो अपवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए। अब आपको अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, यानी उनको घुमाना है। जिस डायरेक्शन में वो उंगलियां घूमेंगी उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर आपने अपनी उंगली को कर्ल किया। ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में होंगी, तो ये होगी यहाँ से यहाँ। तो ये होगी क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज imagined टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड such that the thumb points along the direction of current, then the direction of magnetic field is given where the fingers are wrapped। ठीक है, यानी जहां पे जब आप अपना हाथ क्लोज करोगे, जिस डायरेक्शन में फिंगर जाएंगी वही होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किस किस की पढ़े, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पढ़ेंगे, सर्कुलर लूप की वजह से पढ़ेंगे, सोलेनोइड की वजह से पढ़ेंगे। पहले हम किसकी वजह से पढ़ेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे अगर अपवर्ड्स होगा तो यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने को मिलती है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी जिनका एक ही सेंटर होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किसकी वजह से, सर्कुलर की वजह से, क्लॉकवाइज। तो अगर डायरेक्शन अब हम चेंज करेंगे, पहले अभी था करंट अपवर्ड्स था, अब हम डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी, दैट इज क्लॉकवाइज। अभी यहाँ पे थी दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दैट इज डाउनवर्ड्स। इसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी वजह से क्या होगा, अभी जो हमने डिस्कस किया, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द सेंटर। डायरेक्शन ऑफ
magnetic field can be given by right hand thumb rule. Circles are closer to the conductor. Magnitude of magnetic field increases when current, यानी जितना हम करंट को इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना इंक्रीज होगा. मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज इफ करंट डिक्रीजेस. अगर करंट डिक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा. ड्यू टू सर्कुलर, सर्कुलर की वजह से, सर्कुलर अगर सर्कुलर यहाँ से मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक करंट जाता है, दिस सर्कुलर. तो यहाँ पे आपको ऐसी लाइंस देखने को मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट. सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज मूव अवे. जितना हम दूर दूर जाएंगे तो सर्कल ज्यादा ज्यादा बड़ा बन जाएगा. इट अपियर स्ट्रेट लाइन एट सेंटर. सेंटर पे क्या बन जाता है, ये स्ट्रेट लाइन अपियर होता है. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट इनसाइड द लूप इज सेम. इसके बाद कुछ ही स्लाइड्स बची हुई है, इनको हम डिस्कस करेंगे. तो इसके साथ आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा. तो जो यहाँ पे आप सॉलिनॉइड है, अगर हम एक वायर लेंगे, दिस इज स्ट्रेट वायर. अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, यानी एक कॉइल जैसा बनाएंगे. दिस इज नोन एज सॉलिनॉइड. ठीक है. इस सॉलिनॉइड की वजह से क्या होगा, a coil of many circular turns, insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder. यानी इसको हम कर्ल करेंगे, इसको हम इसके अराउंड ऐसे मतलब बांधेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिनॉइड. इसके बाद इस सॉलिनॉइड की वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो यहाँ से एक साउथ, इसको ये एज अ मैग्नेट बन जाएगा, बार मैग्नेट ऐसा ट्रीट करेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ से नॉर्थ इनसाइड एंड नॉर्थ से साउथ आउटसाइड. तो यहाँ पे आप ये सारी लाइंस पढ़ लेना, ये मतलब वही है जो हमने अभी तक डिस्कस किया. इसके बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हमने अभी डिस्कस किया, अभी आपने ये स्ट्रेट वाला डिस्कस किया. ये वाला इंपॉर्टेंट है, एसी करंट एंड डीसी करंट. यहाँ पे मुझे एक खाली स्लाइड चाहिए थी, यहाँ पे मैं एक खाली स्लाइड ऐड करता हूँ, यहाँ पे शायद है जगह लास्ट में. हाँ, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे ये वाला फ्यूज. यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट सपोज कि ये एक हमारे पास लाइन है. यहाँ पे क्या होता है, पहले करंट अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर से फिर डाउन होगा, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप. तो अब ये एक करंट है, ये आप मान लीजिए. अब मैं एक ऐसा करंट लेता हूँ जो जाओ, ना तो वो अप होता है ना तो वो डाउन होता है. जितना इस टाइम था उतना इस टाइम पे भी है. दैट मीन्स जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है. अब यहाँ पे क्या है, करंट वेरी होता है, अप डाउन, वैल्यू ऑफ करंट जो है अल्टर होता है. दिस इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज नोन एज डायरेक्ट करंट. इसको हम बोलते हैं एसी करंट, इसको हम बोलते हैं एसी, और इसको हम बोलते हैं डीसी, यानी डायरेक्ट करंट. एंड दिस इज नोन एज, सॉरी, दिस इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है. फिर अब हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. It is safe transfer longer distance. Even two cities maintain the electric power. The frequency of AC is depend upon the country, but generally it is 50 to 60 hertz. The flow of current changes its direction periodically. यानी इसकी डायरेक्शन जो है चेंज होती है, इसका वैल्यू जो चेंज होता है. इलेक्ट्रॉन्स कीप चेंजिंग इट्स डायरेक्शंस. एसी इज लेस एक्सपेंसिव. इट कैन नॉट ट्रैवल फॉर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. यानी जो हमारे घर में इन्वर्टर्स यूज होते हैं, यानी बैटरीज होती है, दैट इज डायरेक्ट करंट. इट हैज नो फ्रीक्वेंसी और जीरो फ्रीक्वेंसी. इट फ्लोज फ्रॉम मूव्स इन सिंगल डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन. डीसी इज एक्सपेंसिव. इसके बाद हमारे पास है एक और, यहाँ पे आप देख सकते, जो कि मैंने अभी बताया, या तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव टाइम के साथ. लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डायरेक्ट करंट, इट्स कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट. इसके बाद वायर्स. वायर्स यूज्ड इन domestic circuits. Positive live wire. The red cable is known as live wire. It delivers electricity from positive supply to your appliance. तो जो आपके घर में रेड वायर होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लाइव वायर. इसके बाद अर्थ वायर. ये एक्चुअली ग्रीन वायर होती है. ये कहाँ पे होती है, ग्राउंडेड होती है, एक्चुअली ग्राउंड में, यानी आपकी अर्थ में वो ग्राउंडेड होती है. इसके बाद नेगेटिव. नेगेटिव वायर होती है ब्लैक कलर. यानी हमारे पास अगर आपको देखने को मिलेगी रेड वायर और ग्रीन वायर, और क्या होगी, ब्लैक वायर. रेड का मतलब होता है पॉजिटिव लाइव वायर. इसका ग्रीन का मतलब होता है अर्थ वायर. एंड नेगेटिव का मतलब होता है जब आपके पास होगी ब्लैक वायर. ठीक है. इसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लायंसेस. तो ये हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लायंस यानी जो हमारे घर में यूज होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू अवर होम्स. हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कितनी होती है, दैट इज 220 वोल्ट. और कितनी जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज 50 हर्ट्ज. द इलेक्ट्रिकल लाइन इज कनेक्टेड टू द मीटर बॉक्स इन हाउस
थ्रू द फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग, ठीक है। इसके बाद 5 एम्पेयर फॉर लोअर पावर कंजप्शन बल्ब्स, 15 एम्पेयर फॉर हायर पावर कंजप्शन, जस्ट लाइक गीजर्स, एयर कूलर्स, ये बल्ब्स और फैंस के लिए होते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है ओवरलोडिंग क्या होता है, जो कि मैंने एमसीक्यूज में क्लियर किया था। एमसीक्यूज का वीडियो आप जरूर से देख लेना। ओवरलोडिंग क्या होता है? द एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू ओवर यूज ऑफ, यानी जब आप ओवर यूज करते हो किसी चीज का, यानी कुछ अप्लायंसेस का, यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है, अप्लायंसेस है। जब आप उनको ज्यादा यूज करते हो तो ओवरलोडिंग होती है, यानी एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। इट ऑकर ड्यू टू एक्सीडेंटल हाइक ऑफ सप्लाई ऑफ हाई वोल्टेज, यानी जब आप हाई वोल्टेज एक साथ यूज करते हो। शॉर्ट सर्किट, फ्लो ऑफ हाई करंट इन द सर्किट व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट। इसके बाद फ्यूज, फ्यूज क्या होता है? यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग सर्किट्स ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, यानी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हमारे पास जो भी सर्किट्स होते हैं, जो कि इनकी वजह से शॉर्ट या मतलब जो हमारे पास ओवरलोडिंग की वजह से जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, ये फ्यूज़ हमें मदद करता है उनको प्रोटेक्ट करने में, तभी हम फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो इसके साथ साथ हमने चौथा चैप्टर भी कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अब इसके बाद केमिस्ट्री इन वन शॉट आने वाला है, फिर उसके बाद बायो इन वन शॉट आने वाला है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में साथ साथ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।